हे गाइस, क्या हालचाल। आप में से बहुतों को पता ही है, और जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। सोलो लेवलिंग का सीजन 2 4 तारीख को रिलीज होने वाला है। जिन्होंने सीजन 1 कम्प्लीटली देख लिया है वो तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको सीजन 1 कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। एपिसोड के शुरुआत में हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्मी वाले बात कर रहे थे, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारा कोई भी हथियार इन पे काम ही नहीं कर रहा है, अब इनको सिर्फ हंटर्स ही हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोअर रैंक हंटर्स और मॉन्स्टर के बीच में फाइट चल रहा होता है, पर मॉन्स्टर उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी एंट्री होती है एस रैंक हंटर्स की, जो घायलों को हील करते हैं उनके पावर की मदद से, और फुल पावर में आकर उनसे लड़ाई भी करते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हमें बताया जाता है ये शो कैसे शुरू हुआ था। कुछ साल पहले अचानक से कुछ डंजन्स ओपन होने लगे, जिनके अंदर से मॉन्स्टर निकलने लगे, जिन पे कोई भी हथियार काम ही नहीं कर रहा था। डंजन्स ओपन होने के साथ साथ लोगों के अंदर भी पावर आने लगे, जिनको कि हंटर कहा गया, जिनको कि पावर लेवल के हिसाब से उनका रैंक दिया गया। सबसे टॉप रैंक एस, उसके नीचे ए, उसके नीचे बी, उसके नीचे सी, उसके नीचे डी एंड उसके नीचे ई। ई को सबसे लोअर रैंक कहा गया। अब प्रेजेंट में हम एक डंजन को देखते हैं, जहाँ पर एक हंटर्स का ग्रुप अंदर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी जिन्वू की एंट्री होती है, जिसको देखकर सारे उसके बारे में ही बात करने लगते हैं। ये सब देखकर एक हंटर पूछता है, क्या ये कोई तोप है जो इसके बारे में सारे बात कर रहे हैं? तभी दूसरा बंदा हंस के बोलता है, अरे नहीं, ये ई रैंक का है, ये ई रैंक के अंदर भी सबसे कमज़ोर है, जो ई रैंक के डंजन में जाकर भी पिट करा जाता है। ये सब सुनकर एक दूसरा बंदा बोलता है, अरे धीरे बात करो, वो सुन लेगा, वो वहीं पर ही है। जिन्बू सोचता है, अब बोलकर क्या फ़ायदा, मैंने तो सुन लिया। तब जिन्बू सोचता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं हूँ ही इतना कमज़ोर। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है जुई, जो एक बी रैंक का हंटर है, जो जिन्बू से उसका हालचाल पूछती है और बोलती है, मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। तब जिन्बू बोलता है, तुम्हें तो पता ही है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं ई रैंक के डंजन में भी मार खा के चले आता हूँ। ऐसे ही उनका बात चल रहा होता है, तो हम देखते हैं कि वो अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जाने के वक्त एक बंदा जो उसका पहले मजाक उड़ा रहा था, वो बोलता है कि जिन्बू तुम पीछे ही रहना, वरना तुम फिर से हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। उसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे हंटर्स मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जो कि ई रैंक का है, वो जिन्बू को घायल कर देता है। तभी एक दूसरा हंटर आकर उसको बचाता है, और जो ही उसको हील करने लगती है। तो सारे लोग मिलजुल कर एक मॉन्स्टर को मार देते हैं, जो लग रहा था कि वो मॉन्स्टर बॉस है। पर उसके बाद भी डंजन बंद नहीं हो रहा था। डंजन का एक रूल है, बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद डंजन अपने आप ही बंद होने लगता है, पर इस मॉन्स्टर को मारने के बाद डंजन बंद नहीं हो रहा था। जिसके बाद इनको याद आता है डबल डंजन के बारे में, जहाँ पर एक डंजन के अंदर एक और डंजन होता है, जो कि थोड़ा रिस्की होता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हम उनको एक गुफा भी मिल जाता है, जहाँ पर वो दूसरा डंजन होगा। इन हंटर्स के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है कि हमें अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। तभी उनका कैप्टन, जिसका नाम जूसोंग होता है, वो बोलता है कि हम वोटिंग करते हैं, वोटिंग के हिसाब से ही हम फैसला करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग 6-6 की टीम में बट गए हैं। सिर्फ जिन्वू ही एक था जो कि वोट नहीं किया था, जिसका फैसला ही मैटर करेगा कि वो अंदर जाएंगे या फिर नहीं। तब जिन्वू सोचने लगता है कि मेरे पापा डंजन के अंदर गए थे और कभी वापस नहीं आए, अब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। तो ये सोचकर वो हाँ बोल देता है। तब वो लीडर कहता है, तो फैसला हो गया, तो हम अंदर जाएंगे। पर इस चीज़ से जूही जिन्वू पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि वो ना जाने के फेवर में थी। खैर छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर चलने के बाद उनको एक दरवाज़ा मिलता है, जिसके अंदर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, सिर्फ बहुत बड़े बड़े मूर्तियों को देखते हैं। हंटर्स आपस में बात करने लगते हैं कि शुक्र है यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, पर ये जगह कितना डरावना है और क्रीपी भी। थोड़ी देर आगे जाने के बाद सन जिन्वू देखता है एक स्टैचू, जो कि बाकी स्टैचू से काफ़ी बड़ा था। दूसरी तरफ एक हंटर लीडर को बुलाता है और बोलता है, मिस्टर सोंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मिस्टर सोंग देखते हैं, अरे ये तो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओह, यहाँ पर तो कुछ रूल के बारे में लिखा हुआ है, कार्टिनन टेम्पल के जरूरी रूल। पहला रूल, देवता का सम्मान करो। दूसरा, उसकी तारीफ करो। तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करो। तभी जूही जिन्वू को बुलाती है और बोलती है, जिन्वू मैंने उस बड़ी वाली मूर्ति की आंखों को हिलते हुए देखा, जैसे कि वो हम सबको घूर रही है। तभी जिन्वू बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी हम देखते हैं कि दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। तभी सारे हंटर्स घबरा कर बात करते हैं
क्या क्या अब हम पर कैद हो चुके हैं? इसके बाद एक आदमी गुस्से में चलते हुए, मुझे इसी बात का ही चिंता थी, अब भुगतो नतीजा, हमें यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। जब ये बोलकर वो दरवाजे को टच करता है तभी एक मूर्ति आकर उसको अपने एक्स से मार डालता है। तब सांजिनबू सोचता है जो इंसान अभी मरा वो एक डी रैंक का हंटर था जो मुझसे काफ़ी बेहतर था, पर वो इतनी आसानी से मर गया। एक हंटर बोलता है कि ये मूर्तियाँ तो हिल रही है। ये सुनकर जब जिन्नू अपने पीछे देखता है, जो बड़ी वाली मूर्ति होती है उसका आंखें ग्लो कर रहा होता है, तब वो चिल्ला कर बोलता है बैठ जाओ सब। तभी बड़ी वाली मूर्ति की आंखों से लेजर निकला, जिसने भी टाइम से नहीं झुका उसको मार डाला। अब जिन्नू सोच रहा है मेरे पहले डंजन रेड से लेकर अब तक जितने भी रेड्स मैंने किए हैं सब में मैं मरते मरते बचा हूँ, शायद इसलिए मैं जान पाया कि अब आगे क्या होने वाला है। उस अटैक के बाद सब लोग पैनिक कर रहे थे और बोलने लगते हैं आखिर ये चीज़ है क्या, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तभी कैप्टन चिल्ला कर बोलते हैं कोई अपनी जगह से मत हिलना वरना वो फिर से हमला कर देगा और हम सब मारे जाएंगे। उसके बाद हमें जूही को दिखाया जाता है जो डर के मारे जमीन में पड़े हुए रो रही होती है। उसको सांजिनबू बुला रहा होता है जूही उठ जाओ, जूही उठ जाओ। उसके बाद कैप्टन जिन्नू को बोलते हैं हम बाल बाल बचे, अगर तुमने बताया नहीं होता तो हम सब मारे जाते। जिन्नू तुमने इसलिए चिल्लाया था ना क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि वो हमला करने वाला है। जिन्नू बोलता है नहीं, बस मुझे ऐसा ही लगा था कि वो खतरनाक है इसलिए मैंने चिल्लाया था। तभी जिन्नू देखता है कि उस अटैक में कैप्टन का एक हाथ कट गया होता है, तो वो कैप्टन से पूछता है कैप्टन आपका हाथ। कैप्टन बोलते हैं लोगों को इससे भी काफ़ी बुरी हालत में देखा है मैंने, तो मेरी फिक्र छोड़ो, तुम एक बात बताओ तुम खून रोक सकते हो? जिन्नू बोलता है हाँ करता हूँ। उसके बाद कैप्टन बोलते हैं वो ऐसे मैं जूही से पूछ लेता पर उसे प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, इसलिए बी रैंक का हीलर होने के बाद भी उसे लो लेवल के डंजन में ही बुलाया जाता है। मैं खुद 2-3 बार बी रैंक के डंजन में गया हूँ पर वो कभी ए रैंक निकला और कभी एस रैंक। उसके बाद कैप्टन जिन्नू से पूछते हैं तुम्हें कैटिन टेम्पल का वो रोल याद है, देवताओं का सम्मान करो, देवताओं की तारीफ करो और अपनी भक्ति को साबित करो, जो इन नियमों को नहीं मानेगा उसका हाल कुछ ऐसा ही होगा। उसके बाद जिन्नू बोलता है जो देवताओं के बारे में बात हो रही है क्या वो यही तो नहीं? उसके बाद सीन कट होता है और हमें जानने को मिलता है कि 10 साल पहले ये डंजन ओपन होने लगा था जो कि हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ती है। उसके बाद हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर सांजिनू की बहन जिन्हा पढ़ती है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है अभी तक थी कहाँ तुम, आज तो थोड़ी ज़्यादा ही लेट हो गई। उसके बाद वो दोस्त जिन्हा से बोलती है वैसे कुछ खास नहीं, वैसे एक बात बताओ जिन्हा, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? तब जिन्हा बोलती है हाँ, वैसे सच बताऊँ तो वो एक ई रैंक का हंटर है पर जब देखो तब वो चोट खाकर आता है, वैसे तुम पूछ क्यों रही हो? तो वो फ्रेंड बोलती है ऐसे ही। उसके बाद हमें डबल डंजन का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन बोलते हैं इस चीज़ से लड़ा नहीं जा सकता तो हमें मिलकर कुछ हल निकालना होगा। उसके बाद हमें एक हंटर को दिखाया जाता है जो बोलने लगता है मैं यहाँ मरने नहीं वाला, ये बोलकर वो अपनी पावर को अनलिश करने लगता है। तभी कैप्टन उसको रोकते हैं और बोलते हैं ऐसा मत करना। उसके बाद वो हंटर बोलता है मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, ये मुझे छू तो क्या देख भी नहीं सकते। ऐसा बोलकर वो डोर की तरफ दौड़ने लगता है। तभी वो बड़ी मूर्ति लेजर से उसको मार डालता है और सिर्फ उसका पैर ही बचता है। ये देखकर सांजिनबू बोलता है अगर ये चाहता तो हम सबको एक ही बार में मार सकता है, पर समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हमको मार नहीं रहा है। तभी सांजिनबू को कुछ याद आता है तो वो कैप्टन को पूछता है कि कैप्टन वो पहला रूल क्या था? कैप्टन बोलते हैं देवता का सम्मान करो। तब सांजिनबू बोलता है इस टेम्पल का अपना रूल है तो मूर्ति के सामने सब झुक जाओ। सब ऐसे ही करते हैं। तब मूर्ति एक क्रीपी सा स्माइल देता है और फास्ट रूल कंप्लीट होता है। उसके बाद सब लोग खड़े होने लगते हैं और खुश हो रहे थे कि ये सब खत्म हो गया, पर तभी वो बड़ी वाली मूर्ति चलने लगती है। तभी एक हंटर सेकेंड रूल जो कि था देवता का तारीफ करो उसके बारे में सोचकर मूर्ति के सामने जाकर प्रेयर करने लगता है, पर वो मूर्ति उसको कुचल के ही आगे बढ़ने लगती है। तब जाकर इनको समझ में आता है कि ये नॉर्मल प्रेयर इसके सामने काम नहीं करेगा। तब जिन्नू नोटिस करता है कुछ मूर्तियों के हाथ में हथियार है और कुछ मूर्तियों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। कुछ देर सोचने के बाद जिन्नू बोलता है सब लोग जाकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले मूर्तियों के सामने खड़े हो जाओ। जब वो सब ऐसे ही करते हैं तब वो मूर्तियों की आंखें जलने लगती हैं और वो गाना गाने लगती हैं, पर जिन्नू एंड जूही एक ही मूर्ति के सामने खड़े हो गए थे इसलिए वो मूर्ति गाना नहीं गा रहा था। तभी जिन्नू जूही को उसी मूर्ति के सामने छोड़कर दूसरी मूर्ति के पास जाने लगता है, पर वो बड़ी वाली मूर्ति उसका पीछा करने लगती है। उसी हड़बड़ी में वो एक हथियार वाली मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो मूर्ति जिन्नू पर हमला करने लगती है, जिससे जिन्नू बाल बाल बचता है और रेंगते हुए बड़ी वाली मूर्ति से बचते हुए सही मूर्ति के पास जाकर पहुंच जाता है। जिन्नू को उस मूर्ति के पास पहुंचते ही वो मूर्ति गाना गाने लगती है और इनका सेकंड रोल कंप्लीट होता है। उसके बाद जूही जिन्नू के पास आती है और उसको इशारा करती है। तब जिन्नू देखता है कि उसका एक पैर कट गया होता है। उसके बाद जूही जिन्नू को हील करने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो नहीं कर पाती। उसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग सारा इल्जाम कैप्टन के ऊपर लगा रहे होते हैं, पर कुछ लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं और बोलते हैं हम सब ने वोटिंग किया था तो इनमें कैप्टन की गलती कैसे? पर कैप्टन बोलते हैं मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ तो इन सारी चीज़ों का जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ।
तभी जिन्बू सोचता है अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। तभी बड़ी वाली मूर्ति अपने हाथों से कुछ इशारा करती है, जिससे मंदिर के बीच में से एक पत्थर निकलने लगता है, जिसको ये सब देखकर सोचते हैं कि ये एक बलि देने की जगह है। तब वो क्या करते हैं, उस पत्थर के पास कैप्टन को भेज देते हैं। कैप्टन जब जाकर उस पत्थर के पास पहुंचते हैं तो पत्थर के चारों तरफ एक सर्कल होता है, जिसमें से एक फ्लेम जलने लगती है। जिन्बू का एक पैर कट गया था, तो वो अपने आप उसके अंदर नहीं जा सकता। तो वो कुछ सोचता है और बोलता है दो हंटर को कि तुम दोनों मुझे अंदर ले चलो। तो वो हंटर डरने लगते हैं, तो जिन्बू बोलता है डरो मत, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो तीनों जब अंदर जाते हैं उस सर्कल के पास, सर्कल के अंदर, तब वो उनके लिए भी 3 फ्लेम जलने लगती है। तो जिन्बू कुछ सोचता है और बोलता है तुम बाकी भी इसके अंदर आ जाओ। जब वो सारे उसके अंदर चले जाते हैं तब उनके लिए भी एक एक फ्लेम जलने लगती है। सारे लोगों के अंदर पहुंचने के बाद उस पत्थर से कुछ लाइट जैसा निकलता है और उन फ्लेम के चारों तरफ ही ब्लू कलर के फ्लेम्स जलने लगते हैं। उसके साथ साथ दरवाज़ा भी खुल जाता है। उसके बाद हम एक अस्पताल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्नू की बहन जिन्ना को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में अपने मॉम के पास बैठी हुई कुछ बात कर रही होती है। उसके बाद हमें जानने को मिलता है ये हंटर्स डंजन के अंदर क्यों जाते हैं। डंजन के गेट को पूरी तरह से खोलने में पूरे 7 दिन का वक्त लगता है। अगर उस बीच में कोई उसको मॉन्स्टर को बॉस को नहीं मारता तो वो 7 दिन के बाद वो गेट पूरी तरह से खुल जाता है और उसके अंदर से मॉन्स्टर आकर हमारे दुनिया में अटैक करने लगते हैं। अगर 7 दिन के अंदर हम मॉन्स्टर बॉस को मार देते हैं तो वो डंजन वहीं बंद हो जाता है। ब्लू फ्लेम के जलने के बाद सारी मूर्तियाँ उनके तरफ ही बढ़ने लगती हैं। तभी जिन्बू नोटिस करता है जब हम उनके तरफ देख रहे हैं तब वो रुक जा रहे हैं। तब जिन्बू सारे लोगों को बताता है कि तुम सब मूर्तियों की तरफ ही देखते रहो, ये बचपन में खेले हुए एक गेम की तरह है। जब तक हम उन पर नज़र रखेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे, पर जब हम नज़र उनके तरफ से हटाएंगे वो फिर आगे बढ़ने लगेंगे। पर एक हंटर लड़की उसकी बात नहीं सुनती और घबरा कर बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे एक और हंटर भी बाहर चला जाता है जिन्बू को धक्का मार के। जितने लोग भी सर्कल से बाहर जा रहे होते हैं तभी वो दरवाजा भी थोड़ा थोड़ा बंद हो रहा होता है। उसके बाद एक हंटर जिन्बू को बोलता है कि मुझे तुम जैसे कमजोर हंटर से ये उम्मीद नहीं थी। सच कहूँ तो हम सब यहाँ पर सांस ले रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसके बाद वो रोते हुए बोलता है मेरा भी एक परिवार है, मैं ऐसे यहाँ पर मर नहीं सकता। तो वो सब इन सब से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। तब जिन्बू सोचता है हमें कोई ना कोई हॉल निकालना होगा। तब कैप्टन बोलते हैं हमें से कोई एक भी अगर सर्कल के अंदर रहेगा तो दरवाज़ा खुला रहेगा, तो तुम दोनों चले जाओ, मैं अंदर रहूँगा, तुम्हारे सामने बहुत ज़िंदगी पड़ी है। उसके बाद वो जूही से बोलते हैं तुम इसका ख्याल रखना। पर जूही का पैर काम नहीं कर रहा होता है डर के मारे। तभी जिन्बू कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए। तब कैप्टन गुस्से में बोलते हैं मैंने कहा ना मैं अभी यहाँ पर रहूँगा। तब जिन्बू बोलता है तो जूही को कौन लेके जाएगा, मेरा तो पैर कटा हुआ है, वक्त बहुत कम है, तो जल्दी से आप यहाँ से जूही को लेकर जाइए। पर जूही मना कर रही थी जाने के लिए। उसके बाद जिन्बू उसे एक स्टोन देता है और बोलता है मैं तुम्हें डिनर पर नहीं ले जा सका, तो तुम इसको रखो और इससे डिनर कर लेना, और अगर जिंदा बचा तो मैं बाकी पैसे लेने आऊँगा। उसके बाद जूही कुछ कहना चाहती थी पर कैप्टन उसे बेहोश कर देते हैं और जिन्बू से माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जिन्बू बोलता है तो ठीक है, अब सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर जो कि यहाँ पर मरूंगा, पर मुझे वो फायदेमंद लाइफ इंश्योरेंस का पैकेज ले लेना चाहिए था। उसके बाद जिन्बू एक तलवार उठा लेता है और बोलता है मैं तो मरूंगा पर यहाँ पर एक को मार के ही मरूंगा। तभी जो स्टैचूज उसके तरफ आ रहे थे वो उस पर हमला करने लगती हैं। तब जिन्बू सोचता है कि मैं हमेशा से सबसे कमज़ोर था और उसके लिए मुझे बार बार मजाक उड़ाया गया, पर मैंने हमेशा पूरी कोशिश की ताकतवर बनने की। तभी जिन्बू चिल्लाने लगता है क्योंकि मूर्तियों के हमले से उसका एक हाथ कट गया होता है। उसके बाद जिन्बू गुस्से में जो हंटर उसे छोड़ के चले गए उनके बारे में सोचकर तुम सब अपनी खुदगर्जी को सही ठहरा रहे थे, आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा भी एक फैमिली है, मैं भी जिंदा लौटना चाहता हूँ। आखिर एक लालची इंसान को सबसे ज़्यादा फायदा क्यों मिलता है और कमज़ोर को ही मरना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं जिन्बू खून में लथपथ उस पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ होता है और सोचता है काश ऐसा कुछ हो जाता कि मुझे एक दूसरा चांस मिल जाता। उसके बाद हम देखते हैं वो सारी मूर्तियाँ उसके ऊपर हमला करने वाली ही होती है, तभी वो लास्ट वाला ब्लू फ्लेम बुझ जाता है और सारी मूर्तियाँ रुक जाती है और जिन्बू के सामने एक सिस्टम ओपन होता है जो पूछता है तुम प्लेयर बनने के लिए सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर चुके हो, क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहते हो। उसके बाद हमें येस और नो का ऑप्शन देखते हैं और हमें येस प्रेस होते हुए देखते हैं। अब प्रेजेंट में जिन्बू को होश आता है और वो देखता है कि वो एक अस्पताल में है, जिसके बाद वो अपने हाथ और पैर को चेक करता है। अपने हाथ और पैर को सही सलामत देखकर वो सोचता है शायद मैं एक बुरा सपना देख रहा था। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है और 2 आदमी उसके अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद उनमें से एक बोलता है कि मेरा नाम ओजिन चुल है, मैं हंटर एसोसिएशन में सर्विलांस डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। उसके बाद हम जिन्बू को देखते हैं जो शॉक होकर पूछ रहा होता है क्या मैं 3 दिन से सो रहा था, तो जूही और कैप्टन का क्या हुआ, वो सब ठीक तो है ना। तभी जिनचुल बोलता है हाँ वो दोनों ठीक है, पर कैप्टन जीसोंग शायद अपना रिटायरमेंट ले ले क्योंकि उस इंसिडेंट में उन्होंने अपना एक हाथ लॉस किया है और जूही को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, तो अभी उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद जिनचुल आगे बोलता है
जिस टेम्पल को तुमने ढूंढा था उसमें से सिर्फ 6 लोग ही बाहर आ सके, और तुम सब ने जो सब फेस किया वो कोई आम बात नहीं है। इस चीज़ को जानने के बाद जब व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग वहाँ पर जाकर पहुँचे, सिर्फ उन्हें तुम नीचे पड़े हुए मिले। वहाँ पर ना कोई मूर्ति था ना और कुछ था, उन्हें वहाँ पर और कुछ नहीं मिला। तभी जिन्बू बोलता है, पर वहाँ तो टेम्पल था। उसके बाद जिनचुल बोलता है, क्यों तुम्हें मेरा यकीन नहीं हो रहा है? खैर छोड़ो, वैसे एक बात बताओ, इससे पहले तुम्हें कभी नई शक्तियों का एहसास हुआ है? जिन्बू बोलता है, नई शक्ति? उसके बाद हमें जानने को मिलता है जब कोई हंटर बनता है उसका रैंक फिक्स होता है। तुम जितनी प्रैक्टिस कर लो, जितनी ट्रेनिंग कर लो, उस शक्ति को नहीं बढ़ा सकते। पर कभी कभी देखा गया है कुछ हंटर्स में कुछ इंसिडेंट की वजह से उनमें नई शक्तियों का एहसास फिर से हुआ है, जिसकी वजह से वो कभी कभी ए रैंक या फिर कभी एस रैंक भी पहुंच गए हैं। इस इंसिडेंट के बाद सब लोग सोच रहे थे कि जिन्बू में भी डबल अवेकनिंग हुआ है। उसके बाद जिनचुल जिन्बू को एक मानामीटर देता है जिससे कि उसका रैंक पता चल सके कि जिन्बू में डबल अवेकनिंग हुआ है या फिर नहीं। वो सब सोच रहे थे कि ये जिस लेवल का डंजन था उसको क्लियर करने के लिए एक ए रैंक या फिर एक एस रैंक का हंटर चाहिए। अगर उसने वो डंजन को क्लियर किया है तो इसका रैंक या फिर ए होगा या फिर एस। पर जिन्बू जब वो मानामीटर पे हाथ रखता है उसका रैंक 10 आता है, जो कि बहुत कम था। तो इनको पता चल जाता है कि ये वही ई रैंक का हंटर ही है। वो दोनों वहाँ से जाने के वक्त बात कर रहे थे। नॉर्मली एक ई रैंक हंटर का माना 70 से ज़्यादा होता है, पर इसका तो 10 है, तो हम मान सकते हैं ये नॉर्मल इंसान ही है। आखिर ये वहाँ से जिंदा बच के से गया? उन दोनों के जाने के बाद जिन्बू बोलता है, बेकार में ही उम्मीद बढ़ गई थी, पर ये स्क्रीन क्या इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है? ये शायद मुझे ही सिर्फ दिखाई दे रहा है। तभी जिन्बू की बहन जिन्ना अंदर आती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। उसके बाद जिन्बू जिन्ना से पूछता है, तुम्हें मेरे सामने कुछ दिखाई दे रहा है? जिन्ना बोलती है, नहीं मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? उसके बाद जिन्बू जिन्ना से पूछता है, तुम बहुत गेम खेलती थी ना, अगर गेम के अंदर तुम्हें कोई नोटिफिकेशन चेक करना होगा तो तुम क्या करोगे? उसके बाद जिन्ना बोलती है, क्यों आज तुम इससे गेम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तब जिन्बू बोलता है, नहीं खेलती क्या तुम? जिन्ना बोलती है, हाँ हाँ खेलती हूँ, अगर तुम्हें नोटिफिकेशन चेक करना है तो इनबॉक्स में जाओ, चेक कर लो, बस सिंपल। उसके बाद जिन्ना बोलती है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, तो अब मैं चलती हूँ। जिन्ना के जाने के बाद जिन्बू अपना इनबॉक्स को चेक करता है जहाँ पर लिखा हुआ था, इस सिस्टम और इसके रूल्स प्लेयर्स के डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया है, अगर कोई रूल को नहीं मानता तो इसको पेनल्टी भी दी जा सकती है। ये सब देखकर जिन्बू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो एक मैसेज देखता है जहाँ पर लिखा हुआ था डेली मिशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसको कन्फर्म करने के बाद जिन्बू देखता है उसके लिए टास्क था 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग। अगर प्लेयर डेली को इसको पूरा नहीं करता तो उसको पेनल्टी भी दी जाएगी। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टाइमर भी चल रहा होता है, पर जिन्बू उसको इग्नोर करता है और बोलता है, क्या ये कोई मजाक है? अगर मजाक नहीं भी होता तो भी मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी तो मैं नहीं कर सकता। उसके बाद हम जिनचुल को देखते हैं जो एक कार में बैठा था और हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गोगानी से बात कर रहा होता है। जिनचुल बोलता है, मुझे नहीं लगता जिन्नू के अंदर कोई डबल अवेकनिंग हुई है। उसके बाद प्रेसिडेंट को बोलते हैं, ठीक है, पर अभी भी हमें उस टेम्पल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो उसका मिस्ट्री निकलना अभी बाकी है। अच्छा तुम एक काम करो, इस चीज़ को डाटा बुक में ऐड कर दो जिससे उस पर ऊपर जांच पड़ताल शुरू हो सके। उसके बाद कॉल कट होता है और जिनचुल बोलता है, आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। उसके बाद हम हंटर गिल्ड को देखते हैं जहाँ पर उसका कैप्टन चोइजुंग उन चाय से बात कर रहा होता है, जो कि एक स्ट्रांग हंटर है। चोइजुंग बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम नेक्स्ट रेड में एक बी रैंक के डंजन में एक इंस्ट्रक्टर की तरह जाओ, जिससे ये रेड उनके लिए एक ट्रेनिंग के जैसा होगा। तब चाय बोलती है, पता नहीं मैं अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर पाऊंगी या फिर नहीं। उसके बाद चोइजुंग बोलता है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मॉन्स्टर को मारना है, वो सब तुम्हें देखकर अपने आप ही सीख जाएंगे। वैसे भी सीखें क्यों ना, तुम इतने स्किल्ड जो हो। उसके बाद चोइजुंग बोलता है, हमारा गिल्ड इस देश में 5 सबसे बड़ी गिल्ड में से एक है, इसलिए हमें आगे आने वाले खतरों के बारे में अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद हम एक रोड को देखते हैं जहाँ पर एक डंजन ओपन हुआ होता है जिसको कि पुलिस घेराबंदी कर रही होती है और लोग बात कर रहे होते हैं, अभी तो हद हो गई, अब रोड के बीच में भी डंजन ओपन होने लगे। उसके बाद हम अस्पताल का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्बू के सिस्टम में एक टाइमर चल रहा होता है जिसके ख़त्म होने के बाद कुछ भूकंप सा होता है। उसके बाद जिन्बू टेलीपोर्ट हो जाता है एक डेजर्ट में जिसको कि पेनल्टी जोन भी कहा जाता है, जहाँ पर जिन्बू को 4 घंटे सर्वाइव करना पड़ेगा। वो पेनल्टी जोन एक्चुअल में एक डेजर्ट होता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेंटीपीड मॉन्स्टर होते हैं जिनसे बचते हुए जिन्बू दौड़ने लगता है। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्बू के रूम में कुछ नर्स आए होते हैं उससे कुछ चेकअप करने के लिए, पर उन्हें जिन्बू वहाँ नहीं मिलता। उसके बाद हम उस डेजर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्बू 2 घंटे से उन मॉन्स्टर से बचते हुए दौड़ रहा होता है और उसके स्क्रीन पे और 2 घंटे का टाइम लैप्स दिखा रहा होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वो नर्सेस जिन्बू को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं पर जिन्बू कहीं नहीं मिल रहा होता है। तभी वो बोलते हैं,
चलो फिर से एक बार उस रूम को चेक करते हैं। उसके बाद हम फिर से डेजर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेंटीपीड मॉन्स्टर जिन्बू को खाने ही वाला होता है। तभी उसका टाइमर खत्म होता है और वो फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है उसके रूम में। उसी वक्त वो सिस्टर उसके पास आते हैं और उनको चेकअप करने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद हम उसके स्क्रीन में देख पाते हैं पेनल्टी जोन में सर्वाइव करने की वजह से उसको कुछ रिवार्ड भी मिला होता है। अगले दिन जिन्बू तैयार होकर डेली क्वेस्ट को पूरे करने के लिए जा रहा होता है। उसके बाद हम जूही को देखते हैं, जिसके पास एक गिल्ड से कॉल आया होता है कि तुम्हें एक डी रैंक के डंजन को क्लियर करना पड़ेगा, और वही उसे जिन्बू के होश आने के बारे में भी बताते हैं। जिसको सुनकर जूही अस्पताल में जाती है जिन्बू से मिलने के लिए, पर वो देखती है कि जिन्बू वर्कआउट कर रहा होता है। उसके बाद हम कुछ नर्स को बात करते हुए देखते हैं। जब से ये होश में आया है, मना करने के बाद भी वो ऐसा ही कर रहा है। उसके बाद हम जिन्बू को देखते हैं, जो अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद बोलता है, मुझे होश में आए हुए अभी 4 दिन हो गए हैं, अब मैं थोड़ा थोड़ा इस सिस्टम के बारे में जानने लगा हूँ। उसके बाद जिन्बू नोटिस करता है कि वो सारे लोग उसके तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वो चिल्लाकर अपने आप से ही बात कर रहा होता है। उसके बाद जिन्बू अपने क्वेस्ट को पूरा करके अस्पताल में आ जाता है और बोलता है, ये क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि कभी पेन, कभी पेंसिल, देखते हैं आज क्या निकला है। ऐसे करके जब वो गिफ्ट को ओपन करता है, तभी उसमें से एक चाबी निकलता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि एक इंस्टेंट डंजन की चाबी, जो कि रेलवे स्टेशन पर अवेलेबल है। जिसको देखकर जिन्बू सोचता है, ये भी मुझे मजबूत बनाने के लिए ही होगा। उसके बाद हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर बोल रही होती है कि आज बहुत सी जगह पर एक डंजन ओपन हुए हैं। उसके बाद हम जिन्नू को देखते हैं, जो अपने मम्मी के पास बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि 10 साल पहले जब ये डंजन ओपन होना शुरू हुआ था, तब से इनको एक डिजीज़ हुआ था, जिसको बोलते हैं कि इटर्नल स्लीप डिजीज़। ये डिजीज़ हंटर्स के साथ रहने की वजह से होता है। यह एक रेयर डिजीज़ है, जो कि 1000 में से किसी एक को ही होता है, जिसका इलाज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये सिर्फ जिंदा है। उसके बाद हम देखते हैं जिन्बू एक मेट्रो स्टेशन के सामने खड़ा होता है, जहाँ पर उसको चाबी को लगाने के बाद एक डंजन ओपन होता है, जिसके अंदर जिन्बू चला जाता है। जिन्बू के उस डंजन के अंदर जाने के बाद वो गेट भी सील हो जाता है। तभी जिन्बू नोटिस करता है कि वो एक दूसरे डायमेंशन में है, जहाँ पर वो सबको देख सकता है पर उससे कोई नहीं देख सकता। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, जो कहता है कि उसको यहाँ से निकलने के लिए आइदर इस डंजन बॉस को मारना पड़ेगा, या फिर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन को लाकर यहाँ से टेलीपोर्ट करके जाना पड़ेगा। उसके बाद जिन्बू काटिनेन टेम्पल के बारे में सोचकर उसके अंदर जाता है। अंदर पहुँचते उस पर गॉब्लिन का हमला होता है। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से गॉब्लिन से भी लड़ने में उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। उसके बाद वो हिम्मत जुटाकर एक गॉब्लिन को मार डालता है, जिसमें उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसके बाद वो बाकी गॉब्लिन्स को भी मार डालता है। इन सबको मारने के बाद वो सांस ही ले रहा था, तभी उसके ऊपर स्टील फंग का हमला होता है, जो कि उन गॉब्लिन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। जब जिन्बू उसे रोकने के लिए जाता है, तभी उसका डैगर भी टूट जाता है, जो देखकर जिन्बू कांपने लगता है और सोचता है कि अभी तक मेरा डर खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद वो स्टील फंग फिर से हमला करता है और जिन्बू के चेहरे पर एक कट बजता है। हम देखते हैं कि स्टील फैंग जिन्बू पर हमला कर रहा होता है, पर जिन्बू डेली क्वेस्ट को पूरा करने की वजह से बहुत फुर्तीला हो गया होता है, जिसकी वजह से वो सारे हमले को डॉज कर पा रहा था। और जिन्बू सोचता है कब तक इससे बचता रहूँगा, और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। उसके बाद जिन्बू सोचता है डेली क्वेस्ट को पूरा करने की वजह से मैं सिर्फ फुर्तीला नहीं, ताकतवर भी बहुत बन गया हूँ। उसके बाद जिन्बू उसको हाथों से ही मारने लगता है, और वो नोटिस करता है हमलों का ज़्यादा कुछ फर्क उस पर नहीं हो रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसके इन्वेंट्री में एक तलवार था, जिसको निकालकर वो उसे मार डालता है। उसके बाद जिन्बू पर हमला करने के लिए और 2 मॉन्स्टर आते हैं, जिनको देखकर जिन्बू बोलता है अब तो मेरे पास हथियार है, तब इनसे डर कैसा। तभी वो नोटिस करता है कि पहले ही हमले से उसका तलवार जमीन में घुस गया होता है, जो कि निकल नहीं रहा होता है, पर कैसे भी करके वो जमीन से निकालता है और उनमें से एक को मार डालता है, जिसे देखकर दूसरा वाला डरकर भाग जाता है। जिसके बाद जिन्बू नोटिस करता है उसका लेवल अब इंक्रीज होकर 2 हो गया होता है, जिसकी वजह से उसका घाव भी हील होता है और साथ साथ उसको कुछ पॉइंट्स भी मिले होते हैं, जिसको कि वो अपने स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में यूज कर देता है। उसके बाद जिन्बू एक मरे हुए मॉन्स्टर के पास जाता है, जहाँ से उसको एक स्टोन मिलता है, जिसको कि वो अपने स्टोर में सेल कर देता है, जिससे उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। उसके बाद जिन्बू सोचता है अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे मॉन्स्टर बॉस को मारना पड़ेगा, या फिर मुझे वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को ढूंढना पड़ेगा, जो कहाँ है मुझे पता नहीं। तभी हम नोटिस करते हैं जो मॉन्स्टर पहले डरकर भाग गया था, वो अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आया होता है। उसके बाद जिन्बू तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, ये सोचकर कि एक बार तो मौत देख चुका हूँ, जो कि इनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद वो अपने फैमिली और अपने हंटर बनने के बारे में सोचता है और स्माइल करता है, और उसके बाद वो चुन चुन कर उन सबको मार देता है।
उसके बाद जिन्बू चिल्लाकर बोलता है, अगर इस सिस्टम के घटिया रूल को मानकर मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ तो मैं स्ट्रांग बनूंगा। उन मॉन्स्टर को मारने के साथ साथ हम देखते हैं कि जिन्बू का लेवल भी इंक्रीज हो रहा होता है और उसके साथ साथ उसे एक वुल्फ स्लेयर का टाइटल भी मिलता है। जिसके बाद हमें एक डंजन को दिखाया जाता है जो कि रोड के बीचों बीच ही खुला था, जिसको कि क्लियर ना करने की वजह से उसमें अभी दरार आने लगी है। उसके बाद हम जिन्बू को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, ये हथियार अब ज़्यादा नहीं चलेगा और मेरे इन्वेंट्री में बहुत सारे आइटम्स भी हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, मुझे वो स्टोन मिल चुका है जिससे मैं यहाँ से टेलीपोर्ट करके जा सकता हूँ। उसके बाद जिन्बू सोचता है, क्या मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए? अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो मुझे शायद ही दूसरा मौका मिले स्ट्रांग बनने के लिए। ये बोलकर जिन्बू अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को इन्वेंट्री में रखता है और अंदर जाने लगता है। उसके बाद हम जूही को देखते हैं जो कहीं पर जा रही होती है। तभी उसको एक गिल्ड से कॉल आता है जो बोलते हैं कि रोड के ऊपर जो डंजन खुला था उसमें दरार आने लगा है, जहाँ पर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है एक हीलर की, इसलिए तुम्हें वहां पर जाना होगा। तभी जूही बोलती है, हाँ मैं वहीं पास में ही हूँ, मैं पहुँचती हूँ। उसके बाद हम जिन्बू को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से फाइट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है, जब मैं एंटर किया था तब गॉब्लिन का ऊपर व्हाइट कलर में लिखा हुआ था और स्टील फैंग पर ऑरेंज कलर और सेंटीपीड मॉन्स्टर पर रेड कलर, और अब स्टील फैंग पर भी व्हाइट हो गया है। इन सब कलर का मतलब है कि गॉब्लिन के ऊपर व्हाइट कलर में लिखा हुआ था, इसका मतलब ये मेरे से भी कमजोर है। स्टील फैंग के ऊपर ऑरेंज कलर में था, इसका मतलब ये मेरे बराबरी का है। और जिसके ऊपर रेड कलर का भी लिखा हुआ होगा वो मुझसे ताकतवर होगा। यानी इन सब मॉन्स्टर से तो मैं बहुत ताकतवर बन चुका हूँ, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो नीचे जो मॉन्स्टर होगा उसे मैं हरा सकता हूँ, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जिन्बू का लेवल ऑफ 15 हो चुका होता है। उसके बाद जिन्बू हिम्मत करके उसके नीचे जाने लगता है, जहाँ पर पहुँचते ही स्नेक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए जिन्बू लड़ने लगता है और वो उसका तलवार भी वहीं पर टूट जाता है। पर वो वहीं नहीं रुकता, वही टूटे हुए तलवार को पकड़कर वो उससे लड़ने लगता है और उसका वीक स्पॉट ढूंढने लगता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर का काल बहुत ही कठोर था जिसको भेद पाना उस तलवार के बस का नहीं था। उन सब हमलों का उस पर कुछ फायदा नहीं होता है और वो मॉन्स्टर उसे पीटने लगता है। तभी जिन्बू चिल्लाता है और सोचता है, जब मैं कमजोर था सब मेरा मजाक उड़ाते थे, पर अब और नहीं, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। ये बोलकर वो मॉन्स्टर के गले को पकड़ लेता है और सोचता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस ताकत को पाने के लिए। और ये बोलकर वो अपने बेयर हैंड से ही मॉन्स्टर के गले को दबाकर उसको मार डालता है। जिसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है कि मैं एक्चुअल में स्ट्रांग हो चुका हूँ। उसके बाद सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ था, तुमने मॉन्स्टर बॉस ब्लू वेनम फैंग कासाका को मार दिया है। जिसके बाद उसको एक खंजर मिलता है जिसका एबिलिटी था पैरालिसिस एंड ड्रेन। उसके बाद डंजन क्लियर होता है, साथ ही साथ वो स्टेशन में वापस आ जाता है। तभी जिन्बू को एक पुलिस वाला रोकने लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जिन्बू एक हंटर है। और जब वो जिन्बू के हाथ में एक खंजर देखता है, वही टूटा हुआ खंजर देखता है, उससे पूछता है, क्या तुम एक हंटर हो? तभी जिन्बू बोलता है, हाँ मैं एक हंटर हूँ। तभी वो माफ़ी मांगकर उसको डंजन के पास लेकर जाता है। तभी जिन्बू देखता है वहाँ पर एक डंजन ओपन हुआ होता है जिससे कि मॉन्स्टर बाहर आने लगे थे और वहाँ पर जो हंटर्स थे वो उनको रोकने में स्ट्रगल कर रहे। तभी जिन्बू क्या करता है, अपना वो टूटा हुआ खंजर उस पे थ्रो करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। उसके बाद वो हंटर्स सोचते हैं ये खंजर फेंकने वाला कोई ए रैंक या फिर कोई एस रैंक का हंटर होगा। तभी जूही नोटिस करती है कि वो तो जिन्बू है। एपिसोड के शुरुआत में हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो सिस्टर्स बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने उसे देखा? कौन? वो ई रैंक का हंटर? हाँ वही। उसकी बॉडी कितनी कमाल की है ना। वो भले ही दिखने में इतना खास नहीं है पर वो क्यूट हो गया है। पहले वो इतना हॉट नहीं था और कुछ दिन के एक्सरसाइज के बाद वो बहुत ही चेंज हो गया है। सीरियसली कोई इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है थोड़ी कुछ दिन के एक्सरसाइज से? उसके बाद जिन्बू को देखने के लिए उसके वार्ड में एक सिस्टर आती है जो देखती है कि जिन्बू वर्कआउट करने के बाद बेयर बॉडी में खड़ा होता है, जिसको देखकर ये सोचती है सच में ये तो बॉडी बिल्डर बन गया है। तभी जिन्बू पूछता है, क्या मुझसे कोई काम था? तभी सिस्टर बोलती है, हाँ आज आपका डिस्चार्ज होने वाला है ना। तब मैं पूछने आई थी कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको ठीक लग रहा है ना? तब जिन्बू बोलता है, हाँ मुझे ठीक लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो सिस्टर उसे रुकती है और बोलती है, रुकिए, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? दूसरी तरफ ये हमारा स्टूपिड जिन्बू, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों नंबर मांग रही है, और सोचता है कि शायद कुछ हॉस्पिटल के काम से नंबर मांग रही होगी कि रिपोर्ट सेंड करेगी या फिर और कुछ। ये सोचकर अपना नंबर दे देता है। उसके बाद हम एक न्यूज़ चैनल को देखते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर से बात कर रही होती है, जो उनसे पूछती है कि आप हमारे देश के उन कुछ गिने चुने एस रैंक हंटर में से एक हो, तो आपका डेली लाइफ कैसा जाता है? तब व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि मैं हर रोज़ ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि हमें पावरफुल तो बन गए हैं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम रियल बैटल में नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद हम सांजिन्वू की बहन जिन्ना को देखते हैं जो कि वही इंटरव्यू देख रही होती है। तभी उसको याद आता है कि उसको स्कूल जाना है और वो लेट हो गई है
और वो निकलने लगती है स्कूल जाने के लिए। तभी वो सांजिनबू को देखती है और पूछती है, क्या भाई तुम अब जिम जाने लगे हो? तभी जिन्नू बोलता है, नहीं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ऐसे ही बात करने के बाद वो जाने लगती है। तभी जिन्नू उसे पीछे से रोकता है और उसे एक छाता पकड़ाता है, और वो लेने के लिए राजी नहीं थी, पर कैसे भी करके वो उसे छाता देता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सांजिनबू को उसके हाउस ओनर का कॉल आता है, जो कि रूम रेंट के लिए कॉल किए थे। जिन्नू कॉल पिक करता है और बोलता है कि मैं कुछ दिनों से हॉस्पिटल में था, इसलिए आपका रेंट नहीं दे पाया था, तो आज मैं दे दूंगा आपको। और ओनर बोलते हैं, मैं इंतज़ार में रहूँगा, ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना। उसके बाद जिन्नू अपने फ़ोन में पैसे अर्न करने के लिए कुछ डंजन ढूंढने लगता है और सोचने लगता है कि मुझे अपने पावर्स को दुनिया को दिखाना चाहिए या फिर नहीं। और कुछ सोचकर बोलता है कि अभी के लिए तो रहने देता हूँ, अगर मैं दुनिया को शो करूँगा तो मेरे पर ही प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद जिन्नू डेली क्वेस्ट को पूरे करने के लिए रनिंग करते हुए एक गिल्ड के पास जाता है, जहाँ से उसे डंजन के अंदर जाना है, जहाँ पर वो उस रेड के कैप्टन से मिलता है, जो कि जिन्नू से बोलता है कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, पर फिर से बता देता हूँ कि इस रेड में से तुम्हें कुछ शेयर नहीं मिलेगा, और इसके वजह से तुम्हें 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, और तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम्हें हमारा सामान लेकर अंदर जाना है और तुम्हें लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। और जिन्नू को साइन करने के लिए एक एग्रीमेंट फॉर्म देता है। उसके बाद हम एक डी रैंक के हंटर को देखते हैं, जो जिन्नू की तरह ही डंजन में आया था कॉस्टली इक्विपमेंट के साथ। उसके बाद सारे हंटर उस डंजन के पास जाने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ा डंजन था, जिसको देखकर डी रैंक का हंटर बोलता है, ये तो इतना बड़ा डंजन है, ये सी रैंक का डंजन ही है ना। उसके बाद सांजिनबू बताता है कि गेट के साइज से कुछ नहीं होता, उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी से रैंक पता चलता है, और इसमें से कम एनर्जी ही निकल रहा होगा, क्योंकि इसमें से अगर ज्यादा एनर्जी निकल रहा होता तो इसको बड़े गिल्ड वाले ले जाते, इन जैसे छोटे गिल्ड को नहीं मिलता, तो तुम ज्यादा सोचो मत। उसके बाद वो अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत अंधेरा है, तो अपने पावर से वो लाइट जलाते हैं और वो नोटिस करते हैं जहाँ पर लाइटनिंग स्टोन एक भी नहीं है। जो सुनकर वो डी रैंक का हंटर जिन्नू पूछता है, ये लाइटनिंग स्टोन क्या होता है? जिसको जिन्नू बताता है कि ये डंजन के वॉल पर और ग्राउंड पे होते हैं, जो कि डंजन को उजाला करते हैं। उसके बाद वो डी रैंक का हंटर बोलता है, अच्छा तो 3 तरह के ही स्टोन होते हैं, जो एक मॉन्स्टर से निकलता है उसे एसेंस स्टोन बोलते हैं, जो डंजन के खोदने से निकलते हैं उसे माना स्टोन बोलते हैं, और जो लाइटनिंग स्टोन होते हैं वो वॉल पर और ग्राउंड पे होते हैं। अरे ये कितना मुश्किल है पहचानना। जिसको सुनकर जिन्नू बोलता है, तुम भी समझ जाओगे, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद वो अंदर जाने लगते हैं और उन्हें वो डंजन खाली मिलता है। तभी जिन्नू फोकस करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि ये इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स है, और सबको बताता है, पर उन सारे हंटर्स को वो नहीं मिल रहे होते। तभी जिन्नू बताता है कि वो ऊपर से हमला करने वाले हैं। जिन्नू की बात सुनकर जब सारे लोग ऊपर देखते हैं, तभी उन पर सारे एंट मॉन्स्टर का हमला हो जाता है। उसके बाद हंटर और एंट मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई चलने लगती है, जिसमें हंटर्स उन सबको चुन चुन कर मार देते हैं। उनमें से जिन्नू भी कुछ को अपने पैरों से ही मार देता है। इन सब में जिन्नू को कुछ सस्पिशियस फील होता है इन सारे हंटर्स को देख, पर वो ज़्यादा सोचता नहीं है। उसके बाद वो कैप्टन आकर जिन्नू से बात करने लगते हैं और उसको शाबाशी देते हैं और बोलते हैं कि तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया, पर तुम्हें पता कैसे चला कि वो ऊपर से हमला करने वाला है? तभी जिन्नू बोलता है, कुछ खास नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो ऊपर से हमला करने वाले हैं। तभी कैप्टन बोलते हैं, जो भी हो, तुम्हारी वजह से हम सब अब सेफ हैं। उसके बाद वो सब नोटिस करते हैं उनके मारे हुए मॉन्स्टर को छोड़कर भी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जिनको कि और किसी ने मारा है, यानी हो ना हो वही मॉन्स्टर बॉस है। उसके बाद सांजिनबू जिन्नू से पूछता है, वही डी रैंक का हंटर से पूछता है कि तुमने जो तलवार और कवच पहना है ये तो बहुत महंगा होगा। तभी वो डी रैंक का हंटर बोलता है, हाँ महंगा तो है, ये मेरा फास्ट रेट था ना, तो मेरे पापा ने मुझे दिया है सेफ्टी के लिए। उसके बाद हम व्हाइट टाइगर गिल्ड को देखते हैं, जहाँ पर उसके गिल्ड मास्टर प्रैक्टिस कर रहे थे, जिनके एक पॉन्च से एक बहुत बड़ा पत्थर, जो कि एक पत्थर के ढेर में तब्दील हो गया था, और जिसके प्रेशर से वो पूरा बिल्डिंग वाइब्रेट कर रहा था। फिर हमें डंजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे हंटर अंदर जा रहे होते हैं। रास्ते में सिर्फ उनको मरे हुए मॉन्स्टर ही मिल रहे होते हैं। साथ ही साथ जिन्नू को कुछ गड़बड़ फील हो रहा होता है, क्योंकि कोई भी सामान उठाने के लिए 20 लाख रुपए नहीं देगा, और इनके पास कोई हीलर भी नहीं है। तभी रेड कैप्टन इनको रोकते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर बॉक्स के सामने पहुंच चुके थे, जहाँ पर बहुत सारे लाइटनिंग क्रिस्टल्स होते हैं, जिनको देखकर एक हंटर बोलता है, इन सारे क्रिस्टल से तो हम 7 करोड़पति बन जाएंगे। 7 लोगों की बात सुनकर वो डी रैंक का हंटर जिन्नू से बोलता है, मुझे तुम्हारा पेपर दिखाना, क्योंकि मुझे कानून की बहुत नॉलेज है, मैं तुम्हारे फॉर्म में कुछ चेक करना चाहता हूँ। जिन्नू के पेपर को देखकर वो डी रैंक का हंटर कैप्टन के पास जाता है और बोलता है कि इसमें तो लिखा हुआ है कि जिन्नू को कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, पर जिन्नू को तो हिस्सा मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये तो मॉन्स्टर से नहीं निकला है। तभी वो कैप्टन बोलता है, हाँ हाँ उसको भी हिस्सा दे देंगे, पहले हम इससे तो निपट लें। उसके बाद हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि अभी सो रहा होता है, जिसको देखकर कैप्टन बोलता है, बॉस के मरने के बाद हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्रिस्टल को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बॉस के मरने के बाद गेट बंद हो जाएगा, इसलिए हमें बॉस को उठने से पहले ही क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद कैप्टन एक हंटर से कुछ सामान के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में वो हंटर बोलता है, मैंने तो उसे गाड़ी में रख दिया था,
मुझे नहीं लगा था कि इतना सारा क्रिस्टल यहाँ पर होगा। कैप्टन बोलता है, लापरवाही की भी कोई हद होती है। मैंने कहा था सारा सामान लेकर आओ। खैर छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं, चलो लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वो सारे 6 के 6 हंटर इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। पर वो डी रैंक का हंटर पूछता है कि हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, हम तो लो रैंक के हंटर हैं, हम दोनों यहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे। उसके बाद कैप्टन बोलता है, वो मॉन्स्टर अभी सो रहा है, अगर तुम दोनों कोई छेड़खानी नहीं करोगे तो वो नहीं उठेगा। और मुझे पता है सी रैंक के डंजन में तुम्हारा ये पहला रेड है, हम ऐसे डंजन में बहुत बार आ चुके हैं, तो तुम हमारा ट्रस्ट करो। ऐसा कहकर वो कुछ न कुछ बहाना देकर वहाँ से चले जाते हैं और बाहर जाते ही अपने पावर से वो सस्ते के एंट्रेंस को बंद कर देते हैं। जिसके बाद जिन्बू सोचता है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, मुझे फील हो रहा था। तभी वो डी रैंक का हंटर जिन्हू बोलता है कि ये हमें मरने के लिए छोड़ के, अगर मैंने उस फॉर्म के बारे में नहीं पूछा होता तो शायद ये हमें छोड़ देते। तभी जिन्हू बोलता है, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, इनका प्लान पहले से ही ऐसा ही कुछ था। अगर तुम बोलते तब भी वो मार देते, और नहीं बोलते तब भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। उस एंट्रेंस के बंद होने के साउंड से वो मॉन्स्टर जाग गया था, जिसकी वजह से वो नीचे उतरने लगा था। तभी वो डी रैंक का हंटर क्या करता है, वो बोलता है कि तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और जिन्बू कुछ सोचता है और बोलता है, तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, ये तुम्हारे बस की नहीं है। ऐसे कहकर वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। So now I want to know. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डांसुंग और उसके हंटर ग्रुप डंजन में उन दोनों को मारने के लिए छोड़कर बाहर जा रहे थे। तभी एक हंटर पूछता है, मिस्टर डांसुंग, क्या हमें ये सब करना चाहिए था? हम चाहते तो उन दोनों को वहीं मार सकते थे। Damn, how did... उसके बाद डांसुंग गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम थोड़ा बेवकूफ़ हो क्या? अगर लड़ाई करते टाइम वो मकड़ी जाग जाती तो हमें क्रिस्टल भी नहीं मिलता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो दोनों कमज़ोर है भी या फिर नहीं, पर मुझे ये पता है वो दोनों नौसिखिए हैं, वो दोनों मिलकर भी वो मकड़ी को नहीं मार पाएंगे, जिसके वजह से वो मकड़ी उन दोनों को मार के खा जाएगी और अपने आप जाकर सो जाएगी, जिसके बाद हम आराम से जाकर क्रिस्टल कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा हंटर डांसुक से पूछता है, क्या अब हमें रोशनी कर देना चाहिए? डांसुक बोलता है, नहीं, इससे मकड़ी जाग सकती है, पर मुझे एक सीलिंग के पास एक रास्ता मिला था, हम वहाँ से जाएंगे। उसके बाद वो हंटर बोलता है, वाह, मान गए आपको मिस्टर डांसुक, पर वो मॉन्स्टर क्या सच में सो गई होगी? उसके बाद डांसुक बोलता है, अगर नहीं सोई होगी ना तो हम सब मिलकर उसे मार देंगे। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अकेले उस मॉन्स्टर को मार पाओगे क्या? वो हंटर बोलता है, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद डांसुक बोलता है, अगर वो मॉन्स्टर सो गई होगी तो अच्छी बात है, वरना हम वो जिन्बू को आर्मर को ले लेंगे जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। उसके बाद हम डॉन्जन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्हू सांजिन्हू से बोल रहा होता है, एक सी रैंक के मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हारा लेवल बहुत कम है, इसके मारने के लिए एक बी रैंक का हंटर चाहिए या फिर अपर सी रैंक का हंटर तो होना ही चाहिए। उसके बाद सांजिन्हू सोचता है, ये जो बोल रहा है वो सब सच है, लेवल बढ़ाना और सी रैंक के मॉन्स्टर से फाइट करना दो अलग बात है। मैंने इंस्टेंट डंजन में जिससे फाइट किया था वो शायद डी रैंक का था और उसके बाद वाला शायद उससे भी कम का था, पर इसके सामने मुझे डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब मैं इसे हरा सकता हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। उसके बाद हम प्रेसिडेंट गोगानी और वूजिनचुल को देखते हैं, जहाँ पर जिनचुल प्रेसिडेंट गो से पूछ रहा होता है, सर आज शायद बहुत पीछे था। तब प्रेसिडेंट गो बोलते हैं, हाँ, इस देश के मीडिया और पॉलिटिशियंस मेरे ऊपर हावी होने लगे हैं, वैसे भी मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। उसके बाद वूजिनचुल बोलता है, अभी शायद आपके पास और कोई मीटिंग नहीं है आज के लिए, तो क्या आप मुझे मेरी ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हैं? तब प्रेसिडेंट गो बोलते हैं, मैं तो हमेशा से नौजवानों की मदद के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम सांजिन्हू को देखते हैं, जो कि उस मकड़ी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, पर उसका कोई भी हमला उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी सांजिन्हू सोचता है, इसका स्किन बहुत मजबूत है और ये मुझ पर भी हमला कर रहा है, अगर एक भी हमला मुझ पर लगा तो मेरा काम खत्म। उसके बाद हम वही डी रैंक के हंटर को देखते हैं, जो कि जिन्बू के साथ था, जो कि सोच रहा होता है, ये जिस तरह से हमला कर रहा है और इसके रफ्तार को देखकर मैं बता सकता हूँ ये ई रैंक के हंटर तो नहीं है। मैंने अफवाह सुना है कुछ लोगों को अपने पावर पे इतना कंट्रोल होता है जो कि अपने रैंक को कम दिखाते हैं, जो कि ज़्यादातर साइको होते हैं, जिनको हम फॉल्स रैंकर बोलते हैं। ओ डैड, मैं कहाँ फंस गया। उसके बाद हम जिन्बू को देखते हैं, जो कि उसी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, पर उसका किसी भी हमले का असर उस पर नहीं हो रहा होता है, साथ ही साथ इसका फटिग लेवल भी इंक्रीज होता रहता है। तभी जिन्बू सोचता है, मुझे इसे मारने के लिए इस हथियार के पावर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर वो चूक जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है और उससे फिर से हमला करने लगता है। जिसके बाद जिन्बू उससे बचते हुए फाइनली उसकी आंखों पे वार कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। ये सब देखकर वो डी रैंक का हंटर जिन्बू को एक फॉल्स रैंकर सोच के उसको बोलने लगता है, बॉस आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए क्रिस्टल कलेक्ट करता हूँ। साथ ही साथ हम देखते हैं वो गद्दार हंटर भी आ चुके होते हैं। उसके बाद हम उन गद्दार हंटर्स को देखते हैं, जो कि सोच रहे होते हैं कि मॉन्स्टर को शायद उस डी रैंक के हंटर ने ही मारा होगा। तो बोलते हैं, अरे यार, ये मॉन्स्टर इतना कमजोर था कि उसको एक डी रैंक के हंटर ने मार दिया, हद है यार।
उसके बाद डांसुक डी रैंक के हंटर जिन्नू से बोलता है, मुझे तुम्हारे कवच पे रील आ गया है, और पूछता है, तुम्हारा बाप यूजिन कंस्ट्रक्शन का मालिक है ना? जिन्नू बोलता है, तो क्या हुआ? उसके बाद डांसुक बोलता है, तुम सांजिन्मू को मार दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें तो समझ में आ गया होगा कि हम इन जैसे को सिर्फ चारे के लिए ही यूज करते हैं। और वो डी रैंक का हंटर जिन्नू उसके बात को ना मानकर जिन्नू के सामने जाकर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर ये हंटर्स पूछते हैं, क्या तुमने कभी किसी का जान लिया है? ऐसा बोलकर इनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिन्नू के सिस्टम में एक मिशन नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा था, इन सब का ब्लड लॉस मोड एक्टिव है, तुम इन्हें मार दो वरना तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा। तभी एक हंटर जिन्नू पर अटैक कर देता है जो जाकर दूर गिरता है, जिसको देखकर ये सब सोचने लगते हैं कि जिन्नू मर गया। तभी हम जिन्नू को देखते हैं जो सोच रहा होता है, मैं कैसे भूल गया इस दुनिया के बारे में जहाँ पर कमजोरों का कोई वैल्यू नहीं होता है, जिनको कि पहले मरना पड़ता है। मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था, पर अब और नहीं। ये सिस्टम भी चाहता है मैं इन सबको मार दूँ। अगर ये सिस्टम मेरा इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं भी इस सिस्टम का इस्तेमाल करूँगा। ऐसा बोलकर आगे बढ़ने लगता है और उसके साथ साथ हम देख पाते हैं उसका पावर भी इंक्रीज होने लगता है और बोलता है, अगर तुम शिकारी हो तो तुम्हारा भी कभी शिकार हो सकता है, इसके लिए तो तुम तैयार ही होगे। ये सब सुनकर एक हंटर जिन्नू के पास जाता है और उसका मजाक बनाने लगता है। तभी जिन्नू उसका गला काट के उसको मार डालता है, जिसको देखकर सारे बोलने लगते हैं, इसके पास ये हथियार कहाँ से आया? और ये एक डी रैंक का हंटर था, तो इसको एक ई रैंक के हंटर ने कैसे मार दिया? उसके बाद जिन्नू सोचता है, मैंने अभी किसी का जान ले ली, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगता है कि मेरा एक सेंस खत्म हो गया, पर अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। जिसके बाद सारे हंटर मिलकर जिन्नू पर हमला करने लगते हैं, पर जिन्नू उन सबको पल भर में ही खत्म कर देता है। जिसके बाद सिर्फ डांसुक ही बचता है जो ये सब देखकर अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि होता है रीइंफोर्समेंट, और सोचने लगता है इसकी ताकत इसके स्पीड और इसके हथियार में है। मैं अपने बॉडी को स्टील जैसा मजबूत कर दूंगा जिससे ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सोच ही रहा होता है, जिन्नू उसको मुंह को पकड़ के उसको ज़मीन में गाड़ देता है और बोलता है, मिस्टर डांसुक, आप ताकतवर तो है, पर आपको एक चीज़ नहीं पता है, मैं हर वक्त ग्रो करता रहता हूँ। उसके बाद डांसुक डर के बोलता है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, वो एसेंस स्टोन हो या फिर क्रिस्टल हो, जो चाहिए ले लो, और बाहर जाके मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा, डबल दे दूंगा। ऐसा ही बोलता है। पर जिन्नू बोलता है, तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की थी, अब रहम की भीख मांग रहे हो? उसके बाद डांसुक बोलता है, तुम बचोगे नहीं, मेरा भाई एक एस रैंक का हंटर है। ऐसे बोल ही रहा होता है, जिन्नू उसका गला काट के उसको मार डालता है और उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हमें उस एस रैंक हंटर को दिखाया जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मैनेजर वूजिन चुल को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी उनसे बोल रहा होता है, सर ये रिपोर्ट को थोड़ा देख लीजिए, ये उस डंजन का है जहाँ से सिर्फ 2 हंटर ही बाहर निकले हैं, जिनमें से एक डी रैंक का हंटर है और एक ई रैंक का हंटर है। जो सुनकर जेनचुल बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो होता ही रहता है, लो रैंक के हंटर्स डर के भाग आते हैं। वो आदमी बोलता है, ये दोनों सिर्फ बाहर ही नहीं आए, उन्होंने उस डंजन को क्लियर भी किया है, जिनमें से एक के पास बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट्स थे, जिस वजह से शायद वो डंजन को क्लियर कर पाए। जिसके बाद जिनचुल बोलता है, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जो सबके घेरे में आए। तब वो आदमी बोलता है, हाँ, पर वो ई रैंक का हंटर कैसे बचा वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो पहले भी डबल डंजन से बचा था जिसका नाम सांजिनवू है। और एक बात, मरने वालों में से एक का नाम डांगसुक है। सांजिनवू का नाम सुनकर जिनचुल बोलता है, वही ई रैंक का हंटर, और वो जो मरा वो शायद एस रैंक का हंटर डांगसुक का बड़ा भाई था। तब ये तो बहुत सीरियस बात हो गई। उसके बाद हम सांजिनवू के अपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ पर जिन्ना सांजिनवू को देखकर बोलती है, अरे तुम आ गए, और ये फ्राइड चिकन क्या मेरे लिए? लग रहा है आज थोड़ा ज्यादा कमाई हुई है। जिसके बाद सांजिनवू बोलता है, हाँ मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, पर इससे माँ का इलाज और घर का खर्चा दोनों चल जाएगा। जिसके बाद जिन्ना बोलती है, हाँ लग तो रहा है, वरना तुम जैसा कंजूस आदमी कभी चिकन नहीं लाता। उसके बाद वो दोनों बैठकर चिकन खा रहे होते हैं। तभी जिन्ना पूछती है, आज का तुम्हारा टीम थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग था क्या, क्योंकि तुम हर बार की तरह आज घायल नहीं हुए हो? उसके बाद जिन्नू उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सोचकर बोलता है, हाँ कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था। तभी जिन्नू नोटिस करता है, जब वो अल्कोहल पी रहा है उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आ रहा है, जिसकी वजह से अल्कोहल का असर उस पर नहीं हो रहा है। जिसके बाद कुछ चेक करने के लिए वो अपने रूम में जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे अल्कोहल पी जाता है। जिसके बाद बोलता है, ये सिस्टम की वजह से शायद मुझ पर कुछ असर नहीं कर रहा है, शायद उस डबल डंजन में भी मेरा हाथ पैर उसी वजह से ठीक हुआ था। ये सोचकर वो रेस्ट करने लगता है। उसके थोड़े ही बाद उसका रूम का डोर नॉक होता है, जहाँ पर उसकी बहन उसे बुला रही होती है और बोलती है, किसी यूजिनहू का कॉल आया है। ये सुनकर जिन्बू उससे मिलने के लिए जाता है और जाते ही बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी हम फिर मिलेंगे। यूजिनो बोलता है, बॉस ऐसे बुलाने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद संजिनबू बोलता है, तुम्हारे हिस्से का एसेंस स्टोन मेरा बहुत काम आया,
और तुमने मेरे राज को भी राज ही रखा। यूजिनहो बोलता है क्योंकि आपने वो सब सेल्फ डिफेंस में किया था। उसके बाद सांजिनवो बोलता है चलो छोड़ो ये सब, तुमने मुझे बुलाया क्यों? यूजिनहो बोलता है बॉस हम मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनाते हैं। ये सुनकर सांजिनवो को लगता है कि ये शायद कोई मजाक कर रहा है और मुझसे बोलता है बकवास बंद करो, मेरे पास ऐसे मजाक का टाइम नहीं है। ऐसा बोलकर वो उठकर जाने लगता है। उसके बाद यूजिनहो रिक्वेस्ट करके बोलता है सिर्फ 20, नहीं 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 अभी तो सिर्फ 19 ही बचा है, अभी हमें 19 रेड चाहिए, एक तो मैंने आपके साथ कर लिया था। 20 रेड्स की बात सुनकर जिन्बो पूछता है क्या तुम कमांडर बनना चाहते हो? यूजिनहो बोलता है कंपनी संभालने के लिए सारा पढ़ाई मैं कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ 20 रेड्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ये सुनकर सांजिनवो बोलता है कंपनी के साथ स्ट्राइक टीम, हाँ ये एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है। जिसके बाद यूजिनहो बोलता है मेरे पापा एक गिल्ड करना चाहते हैं जिसके लिए वो एक एस रैंक के हंटर को लाएंगे और मैं उसका वाइस कैप्टन बनूंगा। ये सब बोलने के बाद यूजिनहो जिन्हो को बोलता है कि वो 20 रेड्स खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक बिल्डिंग गिफ्ट करूंगा जिसकी वैल्यूएशन $30 बिलियन है, जो कि गिल्ड का हेडक्वार्टर बनेगा। उसकी सारी बातें सुनकर जिन्बो सोचता है अगर मैं पहले जैसा होता तो ये ऑफर को कभी जाने नहीं देता, पर अभी मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जो कि लेवल अप कर सकता है, जिसकी वजह से मैं कभी एस रैंक भी पहुँच सकता हूँ, नहीं शायद मैं उसके आगे भी जा सकता हूँ, जिसके बाद ये मनी मेरे आगे कुछ भी नहीं। ये सब सोचकर जिन्बो उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। ये सुनकर यूजिन उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है बॉस आपका राज मेरे पास राज ही रहेगा, पर जिन्बो उसका कोई भी बात को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम एस रैंक के हंटर डॉनसुक को देखते हैं जो उन दोनों के बारे में डिटेल्स लाने के लिए अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है जहाँ पर डॉनसुक बोल रहा होता है मेरे भाई को मारने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद असिस्टेंट बोलती है क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि उन दोनों ने ही आपके भाई को मारा है? उसके बाद डॉनसुक बोलता है मैं मेरे भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मार सकता है और किसी को बचाने के लिए खुद मर जाए ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दूसरे देश में जाकर किसी का खून करूँ तो क्या होगा? वो असिस्टेंट जिसका नाम लॉरा होता है वो बोलती है अगर उस देश का आपके देश के साथ कोई ट्रीटी है तो केस वहाँ चलेगा, वरना केस आपके देश में ही चलेगा। उसके बाद डॉनसुक बोलता है मेरा सारा स्केड्यूल कैंसिल करो और आगे का स्केड्यूल भी नहीं लेना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। उसके बाद लॉरा बोलती है अभी स्केड्यूल कैंसिल नहीं कर सकते वरना गिल्ड बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, पर 2-3 दिन में आप जा सकते हैं। उसके बाद डॉनसुक उन दोनों की प्रोफाइल को चेक करते हुए एक क्रीपी सा लुक देता है और बोलता है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद हमें सांजिनवो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बहन को वर्कआउट करते हुए देखकर बोलता है मैंने तुम्हें कभी वर्कआउट करते हुए नहीं देखा। जिना बोलती है हर वक्त पढ़ना भी तो अच्छा नहीं होता ना। उसके बाद सांजिनवो से पूछता है अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन होते तो तुम क्या करती? जिसके बाद जिन्ना बोलती है पहले माँ का इलाज करती, उसके बाद कुछ पैसे मेरे पढ़ाई में खर्च करती, और क्या करती मुझे पता नहीं। उसके बाद सांजिनवो बोलता है मैं आगे जा रहा हूँ मेरे पीछे मत आना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो नोटिस करता है उसका डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद भी वो बढ़ रहा है। जिसके बाद वो थोड़ा और रनिंग करता है जिससे वो 11 किलोमीटर और 20 किलोमीटर हो चुका था। उसके बाद उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर जिन्बो बोलता है ये हो क्या रहा है? डेली क्वेस्ट को पूरा करने के बाद भी वो बढ़ रहा है, ये डेली मिशन अब सीक्रेट मिशन बन चुका है, पता नहीं क्या चल रहा है इस सिस्टम में। उसके बाद उसे 2 लूट बॉक्स मिलते हैं जिनमें से वो ब्लेसिंग रैंडम बॉक्स को चूज करता है ओपन करने के लिए, जिनमें से एक की मिलता है जो होता है डीमन कैसल की चाबी जिसका लेवल था एस रैंक, जिसके अंदर से जिन्बो को इंग्रेडिएंट्स मिल सकता है टू प्रिपेयर एलेक्सर ऑफ लाइफ जिससे किसी भी इलनेस को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद वो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर सोचता है अगर ये एलेक्सर ऑफ लाइफ से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है तो मुझे उस कैसल के अंदर जाकर वो इंग्रेडिएंट को लाना चाहिए। उसके बाद जब वो की को ओपन करता है तभी उसके सामने एक गेट ओपन होता है जिसको देखकर जिन्बो सोचता है कि ये एक एस रैंक का है, इसका मतलब यहाँ पर जेजू आइलैंड के जैसा ही कुछ होगा जहाँ पर एस रैंक के हंटर्स बुरी तरह से हार के आए थे। उसके बाद जिन्बो उस गेट के अंदर जाने लगता है और सोचता है पता नहीं मैं इस गेट के अंदर टिक भी पाऊंगा या फिर नहीं। अंदर जाने के बाद जिन्बो देखता है वहाँ पर चारों तरफ आग ही आग है और वो सोचता है अगर यहाँ पर ज़्यादा खतरा होगा तो मैं यहाँ से स्टोन को यूज करके यहाँ से चला जाऊंगा। तभी जिन्बो के ऊपर एक 3 सिर वाला मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसके जवाब में जिन्बो भी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर किसी भी हमले का असर उस पर नहीं हो रहा था और उसके डैगर का पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट भी कोई काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जिन्बो को बुरी तरह से घायल कर देता है
और उसका HP 50% से भी कम हो जाता है। उसके बाद जिन्बू अपने स्टाटस रिकवरी को यूज करके फिर से लड़ने आता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी जिन्बू सोचता है इस स्टोन को यूज करके यहाँ से चला जाता हूँ, पर तभी मॉन्स्टर फिर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो स्टोन भी वहीं गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो वो डिसाइड करता है फाइट करने के लिए, और वो फाइट करता है और बहुत मशक्कत करने के बाद वो उसे ख़त्म कर देता है। जिसके बाद उसे बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, जिनमें से एक होता है एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का एक आइटम होता है। जिसके बाद जिन्बू सोचता है अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे एक गेट कीपर को मारने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी। इसका मतलब अंदर आने वाले खतरों के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, तो अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए, पर मैं वापस जरूर आऊँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे वीडियोस आप सबको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जिन्बू होता है वो डीमन कैसल से वापस आ चुका था और सोच रहा होता है अगर इस एलिक्सर ऑफ लाइफ से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है तो मॉम की भी बीमारी शायद क्यों हो जाए। पर अभी मेरे पास तीनों इंग्रेडिएंट्स में से एक भी नहीं है, लेकिन ये मुझे डीमन कैसल में मिल जाएगा। पर अभी के लेवल के हिसाब से मेरा वहाँ जाना सरासर खुदकुशी ही होगी। मुझे अपने लेवल को बढ़ाना होगा और कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बनना होगा। जिसके बाद हम एक कैफ़े को देखते हैं जहाँ पर यूजिनो शौक होकर बोल रहा होता है, हाँ क्या आप सच में मान गए? जिन्हो बोलता है, हाँ अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, मैं बाकी के 19 रेड करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मेरी एक कंडीशन है। जिसके बाद यूजिन बोलता है, हाँ बोलिए बॉस, मैं आपके हर कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। जिन्हो बोलता है, सभी रेड्स में हम अकेले ही जाएंगे। क्या सिर्फ आप और मैं जाएंगे एक सी रैंक के बॉस को मारने, वो भी अकेले? जिन्हो बोलता है, हाँ ठीक सुना तुमने। ये सब सुनकर यूजिन बोलता है, पर बॉस डंजन के अंदर जाने के लिए तो हमें कम से कम 8 लोग चाहिए। उसके बाद जिन्बू बोलता है, चलो ढूंढते हैं, जैसे हम दोनों को उस ग्रुप ने ढूंढा था। ये सब सुनकर यूजिन बोलता है, पर बॉस हम दोनों अकेले एक डंजन को क्लियर करने जाएंगे, इसमें तो बहुत खतरा होगा ना। ये सब सुनकर जिन्बू बोलता है, तुम इस बात को ऐसे समझो, अगर हम दोनों उस 19 रेड को अकेले क्लियर कर देते हैं बिना अपने जान गंवाए, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बिजनेस में बहुत हेल्प होगा और तुम्हारे पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। ये सब सुनकर यूजिन तैयार हो जाता है और बोलता है, बॉस मैं सब समझ गया, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, लोगों को भी मैं ढूंढ लूँगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एस रैंक के हंटर चाह को देखते हैं, जो कि ट्रेनिंग के बाद थोड़ा रेस्ट कर रही होती है। जो नोटिस करती है कोई उसे चुप के देख रहा है, जिसके बाद वो उसे बाहर आने के लिए बोलती है। जो सुनकर वो बाहर आ जाता है और बोलता है, एक एस रैंक हंटर से मुझे यही उम्मीद थी, और उसे अपना कार देता है। जिसके बाद उनके बीच में कुछ बातें होता है जो हमें दिखाई नहीं जाता। उसके बाद हम यूजिनो के फादर को देखते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं, डंजन्स को ओपन हुए अभी 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फुल्ली डिपेंड करता है डंजन से निकलने वाले एसेंस पर, और इन चीज़ों को मैनेज करता है एक पब्लिक ग्रुप हंटर एसोसिएशन। पर वो भी एक गवर्नमेंट की एक कठपुतली बन के रह गई है, क्योंकि बड़े गिल्ड के बिना ये सब कुछ भी नहीं। बड़े गिल्ड ही हैं जो इन्हें हंटर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये गिल्ड बहुत ज़्यादा ही अमीर हो गए हैं। हमारे देश में 5 सबसे बड़े गिल्ड है, जो कि है हंटर्स गिल्ड, वाइट टाइगर गिल्ड, रिपर गिल्ड, फ्रेम गिल्ड और नाइट गिल्ड, जो कि पावर में के बहुत मनमानी कर रहे हैं। पर अब बहुत हुआ, मैं अब इनकी मनमानी नहीं सह सकता, इसलिए हमें हमारा एक गिल्ड बनाना होगा। उसके बाद हम सांजिनवू को देखते हैं, जो कि अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर रहा होता है। जो नोटिस करता है कि पहले की तरह डेली क्वेस्ट को पूरा करने से उसे ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा है, और सोचता है शायद कुछ इंस्टेंट डंजन जैसा मिल जाए। तभी उसे याद आता है कि ये गिफ्ट बॉक्स जो उसने ओपन नहीं किया था, और वो सोचता है शायद इसमें से कुछ अच्छा मिल जाए। पर जब वो ओपन करता है उसमें से सिर्फ एक कागज़ निकलता है, जो देखकर जिन्बू थोड़ा मायूस हो जाता है। उसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि था हंटर एसोसिएशन से, जिसे देखकर जिन्बू सोच में पड़ जाता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद हम जी सॉन्ग को देखते हैं, जो डबल डंजन रेड में कैप्टन थे, जो उस इंसिडेंट के बाद एक स्वार्ड मास्टर बन चुके हैं, जिनके पास भी मैसेज आया होता है हंटर एसोसिएशन से, जिससे उनका एक स्टूडेंट पूछता है, क्या आप जाएंगे या रिटायर्ड हो जाएंगे? वो बोलते हैं कि जब तक मैं हेल्प कर पाऊँगा मैं करूँगा। उसके बाद हम और एक डबल डंजन सर्वाइवर को देखते हैं,
जिसके पास भी हंटर एसोसिएशन से मैसेज आया था, जो देखकर उसकी वाइफ अपने बच्चों के बारे में सोचकर बोलती है आप वहाँ मत जाओ। पर वो बोलता है इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि इन सभी को ही क्यों मैसेज जा रहा है, पर एक बात बता दूं, हंटर एसोसिएशन का काम ही होता है जो अवेलेबल होते हैं उनको ही मैसेज करते हैं। पर एक कोइंसिडेंट होता है जिससे कि कोई भी अवेलेबल नहीं था इन सभी को छोड़कर, इसलिए इनको मैसेज जा रहा होता है। उसके बाद हम जूही को देखते हैं जिसको उसकी माँ बोल रही होती है ये सब काम छोड़कर तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि तुम उनके लिए सिर्फ परेशानी ही खड़ी कर रही होगी और यहाँ आके फैमिली बिजनेस को संभालो। पर जूही गुस्सा करके कॉल कट कर देती है और बोलती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम मिस चाय को देखते हैं जो चोइजोंग के पास जाके बोलती है सर, मेरे पास यूजिन कंस्ट्रक्शन से एक बंदा आया था जो ग्रिल्ड बनाने वाले हैं, जिसमें मुझे कमांडर बनने के लिए ऑफर दे रहे थे। ये सुनकर चोइजोंग बोलता है तो फिर तो आपने मना ही किया होगा। चाय बोलती है हाँ, मैंने मना कर दिया। उसके बाद चोइजोंग बोलता है थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। जिसके बाद चाय बोलती है अभी मैंने व्हाइट टाइगर गिल्ड के कमांडर को यहाँ से जाते हुए देखा, आप दोनों क्या बात कर रहे थे। जिसके बाद हम उन दोनों के बातचीत को देखते हैं जहाँ पर चोइजोंग बोल रहा होता है जेजू आइलैंड के इंसिडेंट के बाद लोग मुझे पूछने लगे, पर मुझे अभी भी वो हादसा चुभता है। तभी बैग पूछता है क्या तुमने इस वजह से वो इंटरव्यू किया था। चोइजोंग बोलता है हाँ, मैं हंटर्स को एक साथ लाना चाहता हूँ, जिसके बाद हम मिलके उस आइलैंड को हासिल करेंगे, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने भी किसी को वहां पर छोड़ा था। नेक्स्ट हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी से कुछ काम करने के लिए बोल रहा होता है। एक्चुअली ये जो आदमी होता है ना, वो एक आदमी को मारने के लिए सुपारी दे रहा होता है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हम जिन्हो को देखते हैं जिसको जिन्हा बोल रही होती है अब क्या तुम छुट्टी वाले दिन भी काम करोगे। जिन्हो बोलता है हाँ, उसमें क्या है, वैसे भी इससे घर का खर्चा तो अच्छे से चल रहा है। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो कैप्टन से मिलता है जो उसे देख के थोड़ा हैरान होकर बोलते हैं क्या ये तुम हो सांग। जिन्हो बोलता है हाँ, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुआ। उसके बाद कैप्टन नोटिस करते हैं कि जिन्हो का पैर ठीक हो गया है, जो कि पूछते हैं डंजन में तुम्हारा पैर कट गया था ना। तब जिन्हो बोलते हैं हाँ, पर अस्पताल में जब मेरी आंखें खुली तब मैं देखा कि वो ठीक हो चुका था। कैप्टन बोलते हैं हाँ, शायद किसी एस रैंक के हीलर ने तुम्हें ठीक किया होगा। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन्हो बोलता है एसोसिएशन से बुलावा आया था। उसके बाद वो दोनों डंजन के पास जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं सारे जो भी डबल डंजन से सर्वाइव किए थे वहाँ पर थे, जो जिन्बू को देखकर शर्म से अपने मुंह को फेर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा वो सब जिन्बू को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग आए थे, जिसकी वजह से इनके पास हिम्मत ही नहीं थी उससे नजरें मिलाने के लिए। तभी जूही जिन्बू को देखकर बोलती है क्या ये तुम हो जिन्बू, तुम तो अलग दिख रहे हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अस्पताल में भी मिलने आई थी जब तुम वर्कआउट कर रहे थे। जिन्बू बोलते हैं क्या सच में तुम आई थी। तभी एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें से 3 आदमी उतरते हैं जिनके हाथ में हथकड़ी थी, और वो आते ही जूही को छेड़ने लगते हैं। तभी एक बी रैंक का हंटर जिसका नाम होता है कोंगटा सिक, वो उन्हें रोकता है। जिसके बाद एक लड़की इन सबको पास बुलाती है और बोलती है आज आप सबके साथ ये क्रिमिनल्स भी जाएंगे, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने सज़ा कम करने के लिए आए हैं। अगर कोई खतरा हुआ भी तो बी रैंक के हंटर इंस्पेक्टर टॉसिक इनको आराम से संभाल लेंगे। और ये सब देखकर जिन्वू जूही को मना करती है वहाँ जाने के लिए, पर जूही बोलती है अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। जो सुनकर जिन्वू बोलता है ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। उसके बाद इंस्पेक्टर ताओसिक पूछता है कि इस रेड का कैप्टन कौन बनने वाला है। तब जीसंग बोलते हैं हाँ, मैं लीड कर सकता हूँ। और जिन्वू से भी पूछते हैं कि जिन्वू क्या मैं इस रेड को लीड करूँ। जिन्वू बोलता है हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद जीसंग जिन्वू के सामने झुककर बोलते हैं थैंक यू, तुमने मुझे फिर से अपना कैप्टन चुना। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि डबल डंजन जैसा ऐसा कुछ भी ना हो। और बोलते हैं कि लास्ट टाइम जो 6 के 6 बच्चे थे वो तुम्हारी वजह से ही बचे थे, तो मैं तहे दिल से तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये बोलकर वो अंदर जाने लगते हैं। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। एपिसोड के शुरुआत में हम उस डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो क्रिमिनल्स और बाकी सारे हंटर्स मिलकर गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। साथ ही साथ वो मॉन्स्टर बॉस को भी ढूंढ रहे थे। जिन्बू भी उनके साथ मिलकर फाइट कर रहा होता है, जो देखकर कैप्टन बोलते हैं वाह जिन्बू, तुम तो बहुत ताकतवर बन गए हो, और ये खंजर तुम्हें कहाँ से मिला। उसके बाद जूही बोलती है हाँ सच में, ये मॉन्स्टर तुम पे एक खरोच भी नहीं मार पा रहे हैं,
और मुझे हील करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जिसके बाद जिन्हों बोलते हैं ये तो अच्छी बात है ना। जिसके बाद जूही बोलती है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मेरी ज़रूरत किसी को भी ना पड़े। जिन्हों बोलता है पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद ये सब बात कर रहे होते हैं। यकीनन ये पहले वाला जिन्हों नहीं रहा। जैसे ये मॉन्स्टर को मार रहा था ऐसा लग रहा था कि ये सब अब इसके लिए कुछ भी नहीं। ऐसे ही बात करते हुए वो जाके एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पर इन्हें 3 रास्ते मिलते हैं। जो देख के टॉसिक बोलता है मुझे ये डंजन इतना भी खतरनाक नहीं लग रहा है, तो हम 3 टीम में बढ़ जाते हैं जिससे ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। कैप्टन बोलते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करते हैं। इंस्पेक्टर टॉसिक बोलता है तो ठीक है मैं इन क्रिमिनल के साथ जाता हूँ। उसके बाद जिन्बू को अपने पावर से पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर बॉस कहाँ पर है, और वो बोलता है कैप्टन हमें लेफ्ट वाले में जाना चाहिए। उसके बाद ये सब अंदर जाने लगते हैं, पर जिन्बू को इंस्पेक्टर टाउसिक से कुछ सस्पिशियस फील होता है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद हम मिडिल ग्रुप को देखते हैं जिसमें 2 हंटर्स होते हैं, जिनमें से एक बोल रहा होता है अच्छा है यहाँ पर सिर्फ गॉब्लिन मॉन्स्टर्स है जिनको हराना काफ़ी आसान है। दूसरा हंटर बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ ये जल्दी ख़त्म हो जाए। पहला वाला हंटर बोलता है हाँ हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे लो रैंक के हंटर्स को लो रैंक के डंजन में ही बुलाया जाता है। दूसरा हंटर बोलता है मत भूलो वो डंजन भी लो रैंक का ही था, पर क्या हुआ तुम्हें पता ही है। ये सब सुनकर पहले वाला हंटर बोलता है मैंने सोच लिया है, डंजन क्लियर होने के बाद मैं जिन्वू के पास जाके उससे माफ़ी मांगूंगा। वजह चाहे जो भी हो, पर हम कायर की तरह वहाँ से भाग आए थे और भूल गए थे वो भी हमारा एक साथी था। दूसरा हंटर बोलता है क्या वो हमें माफ़ कर पाएगा। पहले वाला हंटर बोलता है नहीं हरगिज़ नहीं, पर अगर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कभी हम सर उठा के नहीं चल पाएंगे। खैर अभी के लिए डंजन पे फोकस करते हैं। उसके बाद हम इंस्पेक्टर टाउसिक के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर वो क्रिमिनल्स बड़ी आसानी से गॉब्लिन को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं इनको मारने में कोई मज़ा नहीं, अगर कुछ ज़्यादा होते तो शायद कुछ बात बनता। तभी इंस्पेक्टर टाउसिक पूछता है अगर यहाँ पर कोई इंसान होता तो क्या तुम उन्हें भी मार देते। वो क्रिमिनल्स बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, हमें सिर्फ मारने से मतलब है, वो इंसान हो या फिर मॉन्स्टर। उसके बाद हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है। मैं एक बात बता दूं, ये वही आदमी है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किसी को मारने के लिए सुपारी दे रहा था। जो टाउसिक को बोल रहा होता है 3 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी की इज्जत लूट ली, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली, जिससे उसकी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा, वो भी अस्पताल में है। पर जिन्होंने ये सब किया वो अब खुले घूम रहे हैं और सज़ा कम करने के लिए डंजन में भी जा रहे हैं, जिसके बाद वो सब शायद छूट जाएंगे, बस इसलिए क्योंकि वो सब हंटर्स हैं। क्या यही इंसाफ है। उसके बाद वो टाउसिक को एक बैग देता है, जिसको देखकर टाउसिक पूछता है यह सब क्या है। वो आदमी बोलता है इसमें 300 करोड़ रुपए हैं। मैंने सुना है कि डंजन की बातें डंजन में ही रह जाती हैं, तो तुम मेरे लिए उन क्रिमिनल्स को सजा दो। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर टाउसिक तैयार हो चुका था उन सबको मारने के लिए, और बोलता है यहाँ से निकलने के बाद मैं इंस्पेक्टर को कहूँगा कि बहुत सारे गॉब्लिन ने हमला कर दिया जिससे सब मारे गए। उसके बाद सीन कट होता है और हम बीच वाले ग्रुप को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए जाकर एक जगह पहुंचते हैं जहां पर वो देखते हैं दोनों क्रिमिनल्स मरे पड़े थे और एक को डाउसिक ने गले से पकड़ा हुआ था। साथ ही साथ डाउसिक ने भी इन सब को देख लिया था। जिसके बाद वो बोलता है अच्छा बीच वाला रास्ता आकर इस रास्ते से मिलता है। मुझे कहा गया था तुम उन क्रिमिनल्स को तड़पा तड़पा कर मारना, पर लगता है अब प्लान को चेंज करना होगा। जिसके बाद टाउसिक उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिनके चिल्लाने की आवाज़ से जिन्वू का ग्रुप वहाँ पहुँच जाता है और वो देखता है तीनों क्रिमिनल मर चुके थे और उन दोनों में से भी एक मर चुका था और एक बुरी तरह से इंजर्ड था। जो देखकर जिन्वू जूही को जल्दी से हील करने के लिए बोलता है। जिसके बाद जूही उसे हील करने लगती है, पर उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था। जो देखकर कैप्टन बोलते हैं यह किसी मॉन्स्टर का काम नहीं लग रहा है, इतना सारा निशान हो ना हो ये किसी और का काम है। उसके बाद वो इंजर्ड आदमी जूही से बोलता है बस करो, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। जो देख के जिन्वू बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें जीना होगा अपने लिए ना सही अपने फैमिली के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नफरत किससे करूँगा। वो आदमी बोलता है मुझे माफ़ कर दो जिन्वू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता था हमारा ऐसे मुलाकात होगा। मैंने सोचा था रेड के ख़त्म होने के बाद तुमसे माफ़ी मांगूंगा,
मुझे माफ कर दो जिन्बो। ये सब बोलने के बाद वो वहीं पर मर जाता है। जो देखकर ये सब एक जगह पर जम गए होते हैं। तभी वो इंस्पेक्टर जूही पे हमला कर देता है, जिसको जिन्बू रोक देता है। जो देख के टाउसिक बोलता है, मैंने तो सोचा था कि पहले हीलर को मारूंगा, पर कोई बात नहीं, अब तुमसे ही शुरुआत करूंगा। जिसके बाद कैप्टन बोलते हैं, मिस्टर टाउसिक, क्या इन सबको तुमने मारा है? इंस्पेक्टर बोलता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो? कैप्टन बोलते हैं, पर तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और ये सब करके तुम बच नहीं पाओगे। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर बोलता है, मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी है। पहले मैंने सोचा था कि मैं सारा इल्जाम गॉब्लिन पर डाल दूंगा, पर अब बोलूँगा कि उन क्रिमिनल्स ने भागने के चक्कर में इन सब को मार डाला। जब मैं बॉस से फाइट कर रहा था तब मुझ पे भी हमला किया, पर मुझे नहीं मार पाए, इसलिए सिर्फ मैं ही बाहर आया। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लानिंग? उसके बाद जिन्मू तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, और कैप्टन उसे रोकते हैं और खुद लड़ने के लिए आगे आते हैं और जूही को बोलते हैं कि मुझे थोड़ा ताकत दो। एक्चुअल में जो कैप्टन होते हैं उनको पता नहीं होता कि जिन्मू क्या कर सकता है, जिस वजह से वो उसे रोक कर खुद आगे आते हैं। जिसके बाद कैप्टन सोचते हैं, असासिन टाइप हंटर्स का डिफेंस बहुत कमज़ोर होता है, मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा, और उसमें हमला कर देते हैं पर मार नहीं पाते। जिसके बाद इंस्पेक्टर बोलता है, तुम जैसा मैजिक टाइप हंटर तलवार से फाइट कर रहा है, वो भी बिना मैजिक के, और मानना पड़ेगा मैजिक के अलावा तलवार चलाने की हुनर तो है। ये सब देखकर जिन्बू सोच रहा होता है, अगर कैप्टन थोड़ा ज़्यादा तेज होते तो शायद कुछ कर पाते। ऐसे ही उनका फाइट चल रहा होता है, तभी टाउसी कैप्टन पे एक अटैक लैंड कर देता है और जो ही उन्हें इंस्टेंट ही हील कर देती है। जो देखकर वो गुस्से में उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर कैप्टन उस पर फिर से हमला कर देते हैं और बोलते हैं, एक तलवारबाज को पीठ दिखाना सबसे बड़ी गलती होती है। जो सुनकर टाउसिक बोलता है, बुड्ढे ज्यादा ज्ञान दे रहा है क्या? उसके बाद कैप्टन बोलते हैं, बच्चे, मैं एस रैंक हंटर्स को ट्रेनिंग देता हूँ और तलवारबाजी मेरा खासियत है। पर तभी टाउसिक कैप्टन को घायल कर देता है और जूही का मैजिक भी काम नहीं कर रहा होता, जिसका फायदा उठा के टाउसिक उन पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार भी जिन्बू उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होके वो बोलता है, आखिर तुम चीज हो क्या, बार बार मेरे सामने आ रहे हो? जिसके बाद जिन्बू बोलता है, ई रैंक का हंटर सांग जिन वू। जो सुनकर टाउसिक हंसते हुए बोलता है, क्या ई रैंक का हंटर? ई रैंक हंटर होके एक बार अटैक रोकना शायद पॉसिबल है, पर बार बार, ये मैं मान ही नहीं सकता तुम ई रैंक हंटर हो। क्या तुम एक फॉल्स रैंकर हो? नहीं, शायद तुम्हारा री अवेकनिंग हुआ है। जो सुनकर वो दोनों भी सोचने लगे, शायद ये डबल डंजन से हुआ होगा। डबल डंजन का नाम सुन के टाउसिक बोलता है, क्या ये वही ई रैंक का हंटर है, वही लूजर हंटर? पर इसे देखकर लग रहा है जैसे ये एक डिफरेंट पर्सन है। तभी जिन्बू पूछता है, तुमने उन्हें मारा क्यों? तभी टाउसिक बोलता है, कौन? वो क्रिमिनल्स, उन्होंने एक लड़की का इज्जत लूटा था। जिन्बू बोलता है, मैं मिस्टर किम और कॉन्ग की बात कर रहा हूँ, क्यों मारा उन दोनों को, वो भी तड़पा तड़पा के। उसके बाद हम फिर से वही आदमी को देखते हैं जिसने इसको सुपारी दिया था, जहाँ पर टाउसिक बोल रहा होता है, मैं उन तीनों को मार दूंगा, इसलिए नहीं कि तुम पैसे दे रहे हो, असल में मुझे मज़ा आता है इंसानों को मारने में, तड़पा तड़पा के मारने में। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर ये दोनों फाइट करने लगते हैं, जिनको कैप्टन और जूही देख भी नहीं पा रहे होते हैं। जो देखकर कैप्टन बोलते हैं, ये पहले वाला जिन्बू नहीं रहा, ये अब बहुत ताकतवर बन चुका है, ये और एक इंसान बन चुका है। जो हम पहले वाले जिन्बू को जानते थे, ये वो नहीं है। उसके बाद टाउसिक बोलता है, लगता है तुम तो पूरा मेरी तरह ही हो, पर मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। ये बोल के जिन्बू पे एक अटैक लैंड कर देता है, जिस वजह से जिन्बू को एक नोटिफिकेशन आता है। जो देख के जिन्बू बोलता है, काश तुमने तुम्हारा ब्लड लॉस मोड एक्टिव नहीं किया होता। देखो, मुझे एक वजह मिल गया तुम्हें मारने की, ये सिस्टम भी चाहता है मैं तुम्हें मार दूँ। ये बोलकर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसके गाल पर एक कट बजता है, जिससे पॉइजन उसके अंदर जाने लगता है, पर वो स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा कुछ असर नहीं होता। जिसके बाद टाउसिक अपने पावर को एक्टिव करके वहाँ से गायब हो जाता है, जो होता है स्टार्व्ड मोड, और जिन्बू पे अटैक करता है। पर ब्लड लॉस मोड के एक्टिव होने की वजह से जिन्बू उसके अटैक से बच पा रहा होता है, और टाउसिक जिन्बू को घायल कर देता है। जो देख के जूही उसे हील करने के लिए आगे बढ़ती है, और टाउसिक उसे रोक देता है और बोलता है, वहीं रुक जा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा नंबर है। और जिन्बू को बोलता है, इस हालत में क्या तू मेरा नेक्स्ट वार से बच पाएगा? जिसके बाद जिन्बू बोलता है, ओए, तेरा भाषण खत्म हो गया हो तो इसे ख़त्म करे, और बोलता है, फुल रिकवरी, जिससे उसके सारे घाव हील हो जाते हैं।
ये सब देख के ताउसिक सोचता है, ये कैसे किया इसने, ये तो नामुमकिन है। ये सब बोल के उस पर फिर से अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं तो जिन्बू होता है, उसको भी ब्लड लॉस मोड मिल चुका होता है, जिसको यूज करके वो ताउसिक के चेस्ट में खंजर मार देता है। उसके बाद ताउसिक बोलता है, मैं तो अब मरने वाला हूँ, अब तो बोल दो तुम्हारे पावर्स के बारे में। जिसके बाद जिन्बू बोलता है, मुझे भी अभी तक नहीं पता है इसके बारे में, और इतना जान लो मैं हर फाइट के साथ ग्रो करता रहता हूँ। जो सुनकर ताउसिक बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ तुम बहुत ताकतवर बनोगे, और तुम्हारा शैडो अंधेरे की तरफ जा रहा है। एक बात याद रखना, अंधेरा जितना देता है उससे ज़्यादा ही ले जाता है। ये बोलकर ताउसिक वहीं पर मर जाता है। साथ ही साथ जिन्बू को ताउसिक का स्टाल्थ पावर भी मिल जाता है। जिसके बाद जिन्बू मॉन्स्टर बॉस को मारने के लिए अंदर जाने लगता है और इन दोनों को बोलता है, आप दोनों मेरा बाहर वेट करो। जो सुनकर कैप्टन बोलते हैं, क्या तुम अकेले जाओगे? और ऐसे ही बोलते हुए सोचते हैं, हाँ तुम अकेले क्लियर भी कर सकते हो, हम देख चुके हैं तुम्हारा पावर। ऐसा बोलकर वो बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम इन तीनों को बाहर देखते हैं, जहाँ पर इन तीनों का इंटरोगेशन चल रहा होता है, जहाँ पर जिन्बू सोच रहा होता है कि शायद अब मेरा राज खुल जाएगा। पर हम देखते हैं जिनचुल के पूछने पर कैप्टन सारा इल्जाम अपने ऊपर ले जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब मैंने किया है और बी रैंक के हीलर की मदद से मैंने ताउसिक को मार दिया है। ऐसे ही इनसे थोड़ा बहुत पूछताछ करते हैं, जिसके बाद जो आदमी ने सुपारी दिया था वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद इनको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम जिन्बू और जूही को देखते हैं जो कुछ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जूही बोल रही होती है, जिन्नू तुम तो पूरी तरह से बदल गए हो, एक मैं हूँ जिसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जिन्बू बोलता है, हम बहुत सी चीजों से गुजरे हैं और सब पे ये अलग अलग असर हुआ है। जिसके बाद जूही बोलती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, शायद एक हंटर होने के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा ही डरपोक हूँ। खुद को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश की पर कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में मुझे ए या फिर बी रैंक के डंजन में जाना चाहिए था, पर तुम्हें पता है मैं क्यों डी रैंक के डंजन में जाती थी? ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें कितनी बार हील करना पड़ा था? तुम बार बार घायल होते थे और मैं तुम्हें हील करती थी, पर जितनी भी मुश्किल आई तुमने उसका डटकर सामना किया। उसके बाद जूही जिन्बू को एक स्टोन देती है जो कि जिन्बू ने उसे दिया था और बोलती है, ये तुम रख लो क्योंकि मैं ये सब छोड़ के गांव जा रही हूँ। अगर तुम्हारा कभी वहाँ आना हुआ तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें अपना गांव घुमाऊंगी और साथ में वहाँ पर खाना खाएंगे। जिन्बू बोलता है, हाँ जरूर बताऊंगा अगर वहाँ कभी आया तो। जिसके बाद जूही वहाँ से चली जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं जिनचुल को, जो जिन्बू को बोल रहे होते हैं, अब से तुम्हें संभल के रहना चाहिए, तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, वो भी एस रैंक हंटर से, क्योंकि वो रेड जिसमें से सिर्फ तुम दोनों बाहर आए थे, वहाँ मरने वाले में से एक एस रैंक हंटर ताउसिक का भाई था, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता डंजन में क्या हुआ। वो सिर्फ अपने भाई का बदला लेना चाहता है और वो एक एस रैंक का हंटर है जिसका कानून भी कुछ कर नहीं सकता। अगर एक एस रैंक हंटर चाहे तो एक कंट्री को भी बर्बाद कर सकता है। ये सब बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जिन्बू सोचता है, अब तो मुझे और एक वजह मिल गया ताकतवर बनने का। उसके बाद हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग और जिन्हू यूजिन भी होते हैं एक डंजन के सामने, जिन्हें देखकर जिन्बू पूछता है, ये सब क्या है? ये तो सारे शराबी और नाकारा लोग हैं। यूजिन बोलता है, ये हमारा स्ट्राइक टीम है, ये सब वो लोग हैं जिनमें टैलेंट तो है पर किसी न किसी वजह से ये सब ऐसे हैं और जिनको काम नहीं मिल रहा है, और हमें डंजन में जाने के लिए 8 लोग चाहिए, ये वही लोग हैं। जिन्बू बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है? यूजिन बोलता है, बॉस हंटर के पावर आने के बाद हम माइनर्स को भी काम में रख सकते हैं, वो लीगल है, हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद जिन्बू बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी अंदर तो सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है कोई भी हो। यूजिन वहाँ पर जितने भी लोग आए थे उनसे बोलता है, तुम सब बाहर रुकोगे, अंदर सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। उनमें से एक बोलता है, क्या सच में तुम दोनों ही अंदर जाओगे? यूजिन जवाब में बोलता है, हाँ हम दोनों ही अंदर जाएंगे, तुम सबको सिर्फ बाहर रुकने का 30 लाख रुपए मिल रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा ऑफर कोई तुम्हें देगा। जिसके बाद ये सब तैयार हो जाते हैं अंदर जाने के लिए। तभी जिन्बू देखता है यूजिन फिर से एक बॉडी आर्मर पहन के आया होता है और जिन्बू उसे मना करता है ये सब अंदर लेकर जाने के लिए। पर यूजिन बोलता है, मुझे तो सेफ्टी के लिए कुछ लेकर जाना होगा ना बॉस। ये सुनकर जिन्बू उसे सिर्फ टच करता है, जिससे वो गिर जाता है और उठ नहीं पाता, जिस वजह से उसे समझ में आता है कि ये सब लेकर वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा।
जिसके बाद यूजिन सारा आर्मर उतार देता है, सिर्फ एक हेलमेट को छोड़ के। उसके बाद वो अंदर जाने लगते हैं। इन दोनों के जाने के बाद वो सारे हंटर जो भी बाहर खड़े थे बात करने लगते हैं। क्या एक डी रैंक के हंटर और एक ई रैंक का हंटर सी रैंक के डंजन को क्लियर कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, पर हमें क्या, हमें तो हमारा पैसा मिल चुका है। कुछ देर बाद ये सब बात कर रहे होते हैं। अभी कितना वक्त हुआ है? उसमें से एक बोलता है 1 घंटा, पर नॉर्मली एक सी रैंक के हंटर को क्लियर करने के लिए एक ग्रुप को 2 घंटा लगता है। तभी हम देखते हैं जो यूजिन होता है वो भागते हुए आ रहा होता है, जिसको देखकर ये सब बोलने लगते हैं, अच्छा हुआ भाग कर चले हैं, जिंदा तो बच गए, चले थे सी रैंक डंजन क्लियर करने। और उनमें से और एक हंटर बोलता है, अरे नहीं, वो डंजन क्लियर हो गया, इन्होंने ये डंजन क्लियर कर दिया, यकीन नहीं होता, आखिर ये है कौन? उसके बाद यूजिन बोलता है, चलो हमें और 2 डंजन क्लियर करना है, इसका मतलब तुम सबको एक दिन में 90 लाख मिलेंगे, वो भी बैठे बैठे। ऐसे ही ये दोनों सारे डंजन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, वो भी बड़ी आसानी से एक के बाद एक। और यूजिन सोच रहा होता है जिन्बू को देखकर, अरे बॉस तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा ही ताकतवर बन रहे हैं, क्या ये पहले से ऐसे ही थे? उसके बाद जिन्बू सोच रहा होता है, ये जो स्टाल्थ मोड है इसे हासिल करना आसान नहीं था, और ये बहुत काम का है, डायरेक्ट अटैक करने से तो अच्छा ही है मैं छुप के अटैक करूं, जिससे जल्दी काम हो जाएगा। साथ ही साथ मेरा स्किल भी अपडेट हो रहा है और मेरा लेवल भी अब बी या फिर ए रैंक के बीच में ही है, क्या मैं अब तैयार हूँ डीमन कैसल में जाने के लिए? ऐसे ही जिन्बू सोच रहा होता है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा था प्लेयर अभी एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पर उसे एक जॉब चेंज का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम व्हाइट टाइगर गिल्ड को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी मैनेजर सांगमिन को बोल रहा होता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन सारे सी रैंक डंजन के राइट्स ऊंची दाम में खरीद रहे हैं। जिसके बाद मैनेजर मीन फाइल को चेक करते हैं, जिसमें जिन्वू का नाम देख के उन्हें पता चल जाता है कि जिन्वू एक रीऑर्गनर है, और वो उससे मिलने के लिए जाने लगते हैं। और वहाँ जाके वो देखते हैं सिर्फ जिन्वू अंदर गया है और बाकी सब बाहर है, जिससे उन्हें आइडिया हो जाता है असल में यहाँ हो क्या रहा है। उसके बाद जिन्वू डंजन से बाहर आता है और यूजिन से कल रेड ना करने के लिए बोलता है। जिसके बाद जिन्वू घर जा रहा होता है, तभी मैनेजर सांगमिन वहाँ आते हैं और जिन्वू को कुछ देर बात करने के लिए पूछते हैं। उसके बाद हम एक कैफे को देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर मीन, जिन्हें पता नहीं होता यूजिन ने जिन्वू को कितने रुपए में हायर किया है, वो बोलते हैं तुम्हें तो पता ही होगा व्हाइट टाइगर गिल्ड इस देश का सबसे बड़े गिल्ड में से एक है, और हम हमेशा न्यू टैलेंट को ढूंढते रहते हैं, तो हम तुम्हें यूजिन कंस्ट्रक्शन से दुगनी पैसे देंगे, क्या तुम तैयार हो हमसे जुड़ने के लिए? ये सब बोल के मैनेजर मोनी मोन बहुत खुश होकर सोच रहे होते हैं, इस जैसे ऑफर को ये तो मना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अभी अभी रीओपनिंग हुआ है, तो इसे ऐसा ऑफर किसी ने नहीं दिया होगा। तभी जिन्बू पूछता है, आपका गिल्ड जिस बिल्डिंग में है उसका वैल्यूएशन क्या है? जो सुन के मैनेजर बोलते हैं 5000 करोड़। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जिन्बू बोलता है, मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग देने वाले हैं जिसका वैल्यूएशन 3000 करोड़ है, अगर तुम मुझे उससे डबल देना चाहते हो तो तुम्हें अपना बिल्डिंग पूरा देना होगा, साथ ही साथ 1000 करोड़ एक्स्ट्रा देना होगा। जो सुन के मैनेजर का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलते हैं, इतनी बड़ी डील करने के लिए मुझे मेरे सीनियर से बात करना होगा। जिसके बाद जिन्वू बोलता है, तो फिर तो हमें डील नहीं कर सकते, और एक बात बताओ, मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया? क्या तुम मेरी जासूस तो नहीं कर रहे हो ना? ये सब बोलने के बाद जिन्वू गायब होके मैनेजर के गाल पे एक कट कर देता है, जिस वजह से मैनेजर को जिन्वू के पावर्स का अंदाजा हो जाता है, जिससे डर के मैनेजर सारी बातें बता देता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन सारे सी रैंक डंजन को खरीद रहा है, जिस वजह से व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो ट्रेनी हंटर्स है वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ की जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। जिन्वू उनकी सारी बातें सुनने के बाद उन्हें 3 डंजन हाई प्राइस में बेचकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए बोलता है, अभी के लिए मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, पर जब तक तुम मेरे राज को राज रखोगे। उसके बाद यूजिन जिन्वू को कॉल करके बताता है, बॉस मेरे अकाउंट में 60 करोड़ रुपए आ चुके हैं, मैं तो उन डंजन को कैंसिल करने के बारे में सोच रहा था, पर आपने इतने हाई प्राइस में किसे बेच दिया? जिन्वू बोलता है, तुम ऐसे समझो कि ये मेरा एक टॉप सीक्रेट है। उसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी उन्हें बोल रहा होता है, हमारे पास में ही कुछ डंजन खुले हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। जो सुन के मैनेजर सोचते हैं उसने ज्वाइन भी नहीं किया
साथ ही में मुझे लूट भी लिया। तभी जिन्वू का मैसेज मैनेजर किम को आता है, जहाँ पर लिखा था, मैंने तुम्हें माफ किया जो तुम मेरा जासूसी कर रहे थे। मैसेज देखकर मैनेजर सोच रहे होते, क्या इसने एक ही बारे में मेरा नंबर याद कर दिया। खैर जो भी हो, मुझे भी उसका नंबर मिल गया। इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। एपिसोड के शुरुआत में हम जिन्वू को देखते हैं, जो जंगल में आया होता है जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा करने के लिए, और कहता है, लग रहा है यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, मैं यहाँ पर ये क्वेस्ट को पूरा कर सकता हूँ। पिछले जितने भी क्वेस्ट मैंने कंप्लीट किया है, जैसे कि वो पेनल्टी जोन हो गया या फिर वो इंस्टेंट डंजन, वो सब मैंने जल्दबाजी में कंप्लीट किया है, और इस जॉब क्वेस्ट के लिए मुझे बहुत टाइम मिला। ऐसा लग रहा है ये बहुत खतरनाक होगा, और जो भी हो इसे मैं ही स्ट्रांग बनूंगा। ये बोलने के बाद जॉब चेंज क्वेस्ट को एक्सेप्ट करके अंदर जाने लगता है, और साथ ही में सोच रहा होता है, आज का डेली क्वेस्ट रह गया है, ओह चलो वहां से आने के बाद इसे पूरा करूंगा। अंदर जाने के बाद जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर प्लेयर फुल रिकवरी को यूज नहीं कर सकता। साथ ही में यहाँ से जाने के लिए उसे डंजन को क्लियर करना पड़ेगा। बिना डंजन क्लियर किए वो यहाँ से नहीं जा सकता। अगर आप में से किसी को फुल रिकवरी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो जिन्वू का एक एबिलिटी है, जिससे वो जितना भी घायल हो इंस्टेंट ही हील हो सकता है। तभी हम देखते हैं एक नाइट उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जो जिन्वू पे हमला कर देता है, जिसके जवाब में जिन्वू भी उस पर डैगर से हमला कर देता है, पर उस पर कुछ असर नहीं हो रहा होता है। जो देख के उसे समझ में आता है कि ये वेनम फैंग कासा का जैसा है, ये डैगर से नहीं मरेगा, तो जिन्वू उसे अपनी ताकत से मार देता है। जिसके बाद हम यूजिन को देखते हैं, जो अपने फादर के साथ बैठा होता है और एक न्यू डंजन क्रिएट करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ उनके साथ बैठा एक आदमी कहता है, मैंने 2-3 एस रैंक हंटर से गिल्ड ज्वाइन करने के लिए बात करी, बट कोई फायदा नहीं हुआ। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, हम बाहर से भी तो हंटर बुला सकते हैं ना। जैसे कि एस रैंक हंटर डाउसिक को यूएसए ने अपनी तरफ कर लिया था मोटा पैसा देकर, हम भी वैसे ही कर सकते हैं। उसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं, जो उन नाइट से फाइट कर रहा होता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था मैं इनसे लड़ने के बाद इतना थक जाऊंगा, लग रहा है मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए। ऐसा ही सोच ही रहा होता है, तभी उस पर एक गायब होकर हमला कर देता है, जिसको जिन्वू मार देता है। साथ में वो एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर 3 तरह के मॉन्स्टर है जो उस पर हमला कर रहे हैं, जिनमें से कुछ गायब होकर हमला कर रहे हैं, और कुछ पास आके हमला कर रहे हैं, और कुछ है जो एरो से अटैक कर रहे हैं और वो दूर रह के हमला कर रहे हैं। पर जिन्वू इन सबको बड़ी आसानी से मार देता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जिन्वू जाके एक दरवाजे के सामने पहुंचता है, और जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है, उस रूम के प्रेशर से जिन्वू को समझ में आ जाता है कि अंदर जो चीज है वो कोई मजाक नहीं है। अंदर जाने के बाद जिन्वू देखता है एक खाली पड़े थ्रोन को, जिसकी रखवाली कर रहा था एक नाइट, जिसका नाम था ब्लड रेड कमांडर इग्रिस, जिसका नाम रेड कलर में लिखा था। जिसे देखकर जिन्वू को समझ में आ जाता है ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, और उसके अपीयरेंस से उसको डबल डंजन का इंसिडेंट याद आ रहा होता है। तभी इग्रिस जिन्वू को देख के उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस पे हमला कर देता है, जिससे जिन्वू बैरली बच पा रहा होता है। इग्रिस का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो दीवारों और पिलर्स को मक्खन की तरह काट रहा होता है, जैसे कि ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं है। इग्रिस जिन्वू को ही पटक पटक कर पीट रहा होता है, जिससे जिन्वू बहुत ज्यादा ही घायल हो चुका होता है। जिसे देखकर जिन्वू सोचता है, इसका आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा डैगर इस पे एक खरोच भी नहीं मार पा रहा है, लगता है मुझे अपने हाथों के पावर से उसे मारना पड़ेगा। ये सब सोच के जिन्वू अपने डैगर को इन्वेंट्री में रख देता है, पर ये देखकर इग्रिस भी अपने सारे हथियार फेंक देता है। भाई लोग इसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मतलब जिन्वू इसके लिए कुछ भी नहीं। जैसे ही जिन्वू ने अपने हथियार को भीतर रखा कि हाथों से फाइट करेगा, वैसे इसने भी अपने हथियार को फेंक दिया कि तुम हथियार में लड़ो या फिर बिना हथियार के, जीतूंगा तो मैं ही। पर जो भी हो, इग्रिस का ऑरा ही अलग है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट गो और मैनेजर वू जिनचुल किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उसी आदमी का कॉल आता है, जो और कोई नहीं एस रैंक हंटर चोई जंग उन था। प्रेसिडेंट गो कॉल पिक करके चोई जंग उन से पूछते हैं, सारी तैयारी हो गई या फिर और कुछ बाकी है। चोई जंग कहते हैं, यस सर, सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अलाउ किया वहां जाने के लिए। प्रेसिडेंट को कहते हैं, मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम थे जिसने इस चीज को बार बार मीडिया और हर जगह सामने लाते रहे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी मान गई। तुम्हें तो पता ही है कि वो जगह कितना खतरनाक है, तो अपना और बाकी सबका ध्यान रखना। जिसके बाद चोईजोंग कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब देखने के लिए जा रहे हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ताकि हमें हेल्प हो सके इसे क्लियर करने में। उसके बाद हम जिन्नू की बहन जिन्ना को देखते हैं, जो घर आने के बाद अपने भाई के लिए खाना बनाती है और उसको टेबल में रख के पढ़ने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डंजन को देखते हैं,
जहाँ पर इन दोनों में बिना हथियार के एक खतरनाक वाला फाइट शुरू हो चुका होता है। पर इसमें भी इग्रिस जिन्वू को ओवरपावर कर रहा था और जिन्वू को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। ऐसे ही मार खाते खाते जिन्वू जाकर उस थ्रोन के ऊपर गिरता है, जिसके बाद इग्रिस पूरे चौड़ में आके उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो अपने पावर से अपने तलवार को अपने पास बुलाता है और जिन्वू पर हमला कर देता है। पर जिन्वू उसकी तलवार को अपने हाथों से रोक देता है और बोलता है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, ना कि मैं हारूंगा। भले ही तुम उन सबसे ताकतवर हो जिनसे मैंने पहले फाइट किया है, फिर भी मैं आज यहाँ पर नहीं हारने वाला। जिसके बाद जिन्वू इन्वेंट्री से अपना खंजर निकालता है और उसके गले में मार देता है और साथ ही साथ उससे धकेलते हुए लेकर दीवार पे दे मारता है, जिस वजह से इग्रिस वहीं पर मर जाता है। इग्रिस को मारने के बाद जिन्वू को बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जिसमें से एक होता है एस रैंक का हेलमेट और बहुत सारे चीजें। रिवॉर्ड कलेक्ट करने के बाद जिन्वू थोड़ा संभला ही था, तभी बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होता है, जिनमें से बहुत सारे नाइट्स निकलने लगते हैं। साथ ही साथ जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा था, तुम्हें यहाँ ज्यादा से ज्यादा टाइम सर्वाइव करना होगा, उसके बेसिस पे तुम्हें जॉब मिलेगा। जिसके एंड पर लिखा था गुड लक, जिसे देखकर जिन्वू सोचता है गुड लक, इसमें गुड लक करने वाली क्या बात है। जिसके बाद जिन्वू तैयार हो जाता है उनसे लड़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जिन्वू उन पोर्टल से निकलने वाले नाइट मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, पर ये सब इतने सारे थे कि जिन्वू भी इन सब को मारने में स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि जिन्वू जितने नाइट्स को मार रहा था उससे भी ज्यादा उन पोर्टल से निकल रहे थे। जिन्वू ने स्टाल्थ मोड यूज करके भी उन सब पर अटैक करने की कोशिश करी, पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ और वो नाइट्स जिन्वू को घायल कर देते हैं, जिस वजह से जिन्वू ने टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करने की सोची, पर तभी और एक नाइट्स उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो स्टोन भी वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद जिन्वू सोचता है, मेरा टेलीपोर्टेशन स्टोन गिर चुका है और अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे ढूंढूं। अभी सिर्फ एक काम मैं कर सकता हूँ, वो है इन सबको मारना। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हारते हुए गुजारा है, पर अब और नहीं। मैं आज यहाँ पर हारने नहीं वाला, मैं जीत के रहूंगा। ऐसे ही सोच के जिन्वू इन सब से फाइट करने लगता है, पर जिन्वू को भी पता है कि वो इन सबको नहीं मार पाएगा, खासकर इस कंडीशन में तो कभी नहीं। नाइट्स के हमले से जिन्वू इतना घायल हो चुका था कि वो हालुसिनेट करने लगता है और पुरानी बातें उसको याद आने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जो जिनचुल को कह रहे होते हैं, जेजू आइलैंड के तीसरी रेड में क्या हुआ था तुम्हें तो पता ही है। 1000 से भी ज्यादा हंटर्स मारे गए थे और जो भी बच गए थे वो अभी तक उस हादसे से उभरे नहीं है। उस वक्त मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मेरी बॉडी उस कंडीशन में नहीं थी। उसके बाद हम डॉन्जन को देखते हैं, जहाँ पर जिन्वू पूरी तरह से घायल हो चुका था और एक नाइट उसे मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, पर तभी डेली क्वेस्ट पूरा करने का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और जिन्वू ने वो क्वेस्ट पूरा नहीं किया था, जिस वजह से वो पेनल्टी जोन में टेलीपोर्ट हो जाता है और मरते मरते बचता है। अपने आप को पेनल्टी जोन में देख के जिन्वू थोड़ा बहुत खुश होता है और अपने आप को थोड़ा बहुत हील करके उन डेजर्ट मॉन्स्टर से, जो कि होते हैं सेंटीपीड मॉन्स्टर, उनसे फाइट करने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्ना को देखते हैं, जो एक बुरा सपना देखकर नींद से उठ गई होती है और उठने के बाद कहती है, ये जिन्वू अभी तक नहीं आया, वो रात में भी काम कर रहा है, क्या उसे याद नहीं कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, वो कल तक पहुंच पाएगा ना। ये सब बोल के वो फिर से सो जाती है। उसके बाद हम सांजिन्मू को देखते हैं, जिसने पेनल्टी जोन के सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, जिस वजह से उसका लेवल भी कुछ इंक्रीज हो चुका होता है और वो भी पूरी तरह से अब हील हो चुका था। जिसके बाद जिन्वू अपने लिए एक लाइट किलर डैगर खरीदता है, साथ ही में इग्रिस से मिला एक स्टोन को यूज करके उसका स्किल, जो कि होता है रूलर सैंड, उसको हासिल कर लेता है और पूरी तरह से तैयार होता है डंजन में वापस जाने के लिए। तभी टाइमर खत्म होता है और जिन्वू फिर से वहीं आ जाता है जहाँ से वो टेलीपोर्ट हुआ था और इन सब को देख के बोलता है, हालांकि मैं कुछ घंटे के लिए यहाँ से गया था, पर इस बीच में तुम तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गए हो। दूसरी तरफ हम चोइजोंग के ग्रुप को देखते हैं, जो जेजू आइलैंड की तरफ जा रहे थे। तभी एक बंदा चोइजोंग से बोलता है, सर मुझे कुछ माना क्रिस्टल दिख रहे हैं, जो देख के ये सब बहुत हैरान हो जाते हैं, पर किस वजह से वो हमें दिखाया नहीं जाता। उसके बाद हम डॉन्जन को देखते हैं, जहाँ पर जिन्वू उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, पर वो नोटिस करता है ये सब को जितना भी मारो वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से उसे कुछ सस्पिशियस फील होता है। जब सर्च करता है उसे पता चलता है कुछ मैजिशियन अपने पावर तो इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जिन्वू पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा है। तब उसे समझ में आता है कि ये मैजिशियन पोर्टल ओपन कर रहे हैं, जिससे ये नाइट्स आ रहे हैं। जब तक इन मैजिशियंस को खत्म नहीं किया जाएगा तब तो ये सब ऐसे ही आते रहेंगे। जिसके बाद जिन्वू उन मैजिशियन पे हमला करके 2-3 को मार देता है। जैसे ही वो मैजिशियन मरते हैं, उससे एसोसिएट सारे नाइट्स भी मर जाते हैं, जिससे जिन्वू श्योर हो जाता है कि ये सब ऐसे काम कर रहे हैं और जिन्वू बाकी मैजिशियन पे हमला कर देता है। पर वो मैजिशियन मिलके एक जायंट मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं, जिसे देख के जिन्वू कहता है, तुम्हें क्या लगता है
तुम बड़े मॉन्स्टर क्रिएट करके मुझसे बच जाओगे? तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। पहले बहुत सारे नाइट्स थे, तुम्हारे पास पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर अब तो बहुत आसान हो गया है। ये बोल के जिन्मू उन बाकी बचे मजिशियन को भी मार देता है, पर हम देखते हैं वो जाइंट मॉन्स्टर अभी भी अटैक कर रहा होता है, जिसे देख के जिन्मू कहता है, सारे मजिशियन तो मर चुके हैं, जिसने तुम्हें समन किया था, तो तू अब भी क्यों चल रहा है? तू भी अब मर जा। ये बोल के जिन्मू उसे मार देता है। इसी के साथ ये टास्क भी कंप्लीट होता है और हम देखते हैं जो टाइमर चल रहा था वहां पर अभी 4 घंटे 29 सेकंड से भी ज्यादा हो चुके थे। जिसके बाद उसी टाइम के बेसिस पे वो सिस्टम कुछ एनालिसिस करता है और शो करता है जहां पर प्लेयर जाएगा, आर्मी ऑफ डेथ उसे फॉलो करेंगे। प्लेयर जिस भी रास्ते को चूज करेगा उस रास्ते में कोई भी नहीं बच पाएगा, सिर्फ मरे हुए की बॉडी रह जाएगी। प्लेयर को एक ऐसा पावर मिलेगा जिस वजह से उसे किसी और की जरूरत नहीं होगी। प्लेयर अपने लिए घोस्ट को वैली ऑफ डेथ से समन कर पाएगा। वो शैडो सिर्फ प्लेयर के लिए ही काम करेंगे, यानी ओनली प्लेयर के लिए ही लॉयल रहेंगे, जिनको हम कहेंगे शैडो आर्मी। जिसके बाद जिन्मू का न्यू जॉब रिवील होता है, जो होता है नेक्रोमेंसर। पर जिन्मू इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, क्या नेक्रोमेंसर? व्हाट द हेल? नेक्रोमेंसर तो एक मैजिक क्लास होता है जो डेथ को समन कर सकता है अपने सर्वेंट के लिए, पर मैं तो एक असैसिन टाइप का हंटर हूँ, क्लोज रेंज फाइट करता हूँ। पर अगर मुझे ये पावर मिला तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। पहले जो भी एबिलिटी थी वो कोई काम का नहीं रहेगा। जिसके बाद सिस्टम उसे जॉब को येस और नो चूज करने के लिए पूछता है, पर जिन्मू उसे कुछ देर सोचने के बाद मना कर देता है। पर सिस्टम उसे कहता है, यह एक हिडन क्लास है, क्या आप फिर भी डिक्लाइन करना चाहते हो? जिससे जिन्मू थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ी देर पहले जिनसे उसने फाइट किया था उन्हें देखकर उसे समझ में आता है ये जो 3 तरह के मॉन्स्टर से उसने फाइट किया ये नेक्रोमेंसर की एबिलिटी है। मैजिशियन टाइप के बॉडी स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए ये सब पीछे रहकर अटैक करते हैं। जिन्मू के केस में उसका बॉडी बहुत स्ट्रांग है, तो वो आगे रह के भी फाइट कर सकता है। उसके बाद जिन्मू कहता है, अगर मैं स्ट्रांग बनूंगा तो मेरे साथ साथ ये शैडो आर्मी भी स्ट्रांग बनेंगे। ये कहाँ लिखा है? ये मैजिक टाइप फ्रंटलाइन में नहीं लड़ सकता? अगर ऐसे ही मैं ग्रो करता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर मैं अकेले ही काफी हूँगा मेरे दुश्मनों को हराने के लिए। ये सब सोच के वो जॉब को एक्सेप्ट कर देता है। उसके बाद हम हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट को जिनचुल को बोल रहे होते हैं वो सब अब तक पहुंच चुके होंगे। सही कहा ना मैंने? जिनचुल कहता है, हाँ शायद वो अब तक पहुंच चुके होंगे और वो आइलैंड भी लैंड कर चुके होंगे। जिसके बाद हम जिन्मू को देखते हैं, जहाँ पर जिन्मू को एक न्यू जॉब मिल चुका था और तभी सिस्टम में कुछ लिखा हुआ आता है और हम देखते हैं सिस्टम कह रहा था प्लेयर को जॉब चेंज करने के लिए एक्सपेक्टेड जितना भी टाइम चाहिए था उससे ज्यादा टाइम हो चुका है, जिससे मिले पॉइंट के बेसिस पे प्लेयर को प्रमोट किया जाता है। अब प्लेयर नेक्रोमेंसर से शैडो मोनार्क बन चुका है। पावर मिलने के बाद जिन्मू को वहां पड़े बॉडीज से आवाज आने लगता है और साथ में एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर लिखा था आपको शैडो एक्सट्रैक्शन करने के लिए एक कमांड देना होगा, जिससे आप जब भी किसी डेड के सामने उसी वर्ड को बोलोगे तो उससे शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जिसके बाद जिन्मू थोड़ा सोच के कमांड बोलता है अराइज, जिससे वहां पड़े सारे नाइट्स और मेजेस के शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है और वो सारे उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसको नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर अब शैडो को एक्सट्रैक्ट और स्टोर दोनों कर सकता है। जो देख के जिन्मू थोड़ा स्माइल करता है तो तभी उसे याद आता है इग्रिस के बारे में और कहता है अगर मैं सारे डेड से शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ तो इसका भी निकल सकता है और ये इन सब से पावरफुल था तो इसका लेवल भी ज्यादा होगा। जिसके बाद जिन्मू एक्सट्रैक्ट किए हुए शैडोज में से कुछ को रिलीज कर देता है और जाके इग्रिस के सामने खड़ा हो जाता है। उसके ऊपर भी शैडो एक्सट्रैक्शन का ऑप्शन आ रहा होता है, तो जिन्मू इग्रिस का शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोलता है अराइज, पर इग्रिस का शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। जिसके बाद सिस्टम में लिखा आता है कि यहाँ पर फेल होने की भी पॉसिबिलिटीज है और प्लेयर के पास सिर्फ 3 ही चांस है शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी बार जिन्मू अराइज बोलता है, पर इस बार भी एक्सट्रैक्शन फेल होता है। जिसके बाद जिन्मू उसके क्लोज जाता है और बोलता है कब तक उस खाली थ्रोन को प्रोटेक्ट करोगे? तुम एक नाइट हो, तुम उससे भी आगे जा सकते हो, आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ। ये बोल के उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है अराइज। इस बार एक्सट्रैक्शन शुरू होता है और इग्रिस का शैडो भी एक्सट्रैक्ट होता है जिसका लेवल था 7। जिसके बाद इग्रिस जिन्मू की रेस्पेक्ट में उसके आगे जाकर सर झुकाता है, जिसे देखकर बाकी शैडोज भी वैसे ही करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।